इंटरप्ट आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो आज जो हमने देखना है दैट इज ए मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो डिफरेंस बेसिकली क्या है, अभी हम इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। लेकिन जो मेन इसमें कहने का जो डिफरेंस है वो ये है कि जब आपको आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि आप सब बाज़ का दो तरह की आप ना मेमोरी की बात करते हैं। आप तो जैसे लैपटॉप, सपोज कि अगर आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा है, तो आप उसमें से अक्सर जब आप डिस्कस करते हैं ना, तो आप उसमें से ना ये कहते हैं कि जी ये इसकी रैम कितनी है, और फिर आप पूछते हैं कि इसकी रोम कितनी है। तो ये दो चीज़ों के बारे में आप अक्सर जो है ना वो क्वेश्चन करते हैं। आपने जो भी आपने आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है, मोस्ट लोगों के पास मोबाइल फ़ोन तो है ही हैं, तो उसमें भी आप देखें कि उसमें उन्होंने लिखा होगा कि इसकी रैम और रोम का लिखा होगा। तो रैम एक्चुअली होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। अभी डिटेल में इसके डिफरेंसेस जो है वो देखते हैं। और जो रोम होती है वो परमानेंट होती है। दोनों मतलब क्या है परमानेंट और टेम्परेरी का, कि टेम्परेरी वो मेमोरी में ये होता है कि जब आप ऑफ करें डिवाइस को, चाहे वो कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो या सॉरी डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो या ये मोबाइल फ़ोन हो, तो उसके जो भी कंटेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो परमानेंट स्टोरेज होगी, तो उसके कंटेंट्स भी पावर ऑफ करने से ख़त्म नहीं होंगे। जब आप दोबारा डिवाइस को ऑन करेंगे, तो वो कंटेंट्स आपको फिर जो है वो मिल जाएंगे। तो इस वजह से हमने इनको दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर दिया है। मेमोरी में के जो टेम्परेरी मेमोरी होती है, और स्टोरेज में जो कि परमानेंट मेमोरी होती है। तो इस तरह से हम इसको जो है वो हम इसको लेते हैं। ठीक है। अब इनके डिफरेंसेस जो है वो देखते हैं। अ, तो इसमें क्या है कि ये जो मेमोरी है, कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस दैट कोडिंग एंड कोडिंग मीडिया, तीन चीज़ें इसके डिवाइसेस हो सकती हैं, मीडिया हो सकता है, दैट रिटेन डिजिटल डाटा यूज फॉर कंप्यूटिंग और टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस। और ये जितने भी डिजिटल कंप्यूटर हैं, इन सब का फंडामेंटल एक कंपोनेंट है। और दो चीज़ें मेनली हम स्टोर करते हैं। एक डाटा होता है, इंस्ट्रक्शन होती है। डाटा बेसिकली अनप्रोसेस रॉ मटेरियल होता है, और जब उसको प्रोसेस कर लेते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। तो समटाइम हम ऐसे करते हैं कि डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो हम इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, हम वो भी स्टोर कर लेते हैं, ताकि हमें फिर दोबारा से सारी कंपटीशन जो है दोबारा ना करनी पड़े। तो उसके मुकाबले में जो इंफॉर्मेशन है, सॉरी इंस्ट्रक्शन है, तो ये तीन चीज़ें बेसिकली होगी, डाटा, इंस्ट्रक्शन और प्रोसेस डाटा या इंफॉर्मेशन। और ये एक्चुअली क्या है कि ये हमने जो बात हमने की थी ना, शुरू के लेक्चर्स में हमने बात की थी वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर की, कि जिसमें कि उसने जो है ना ये प्रेजेंट किया था कि हम एक किस तरह से एक डिवाइस हम कंप्यूटर में लगा सकते हैं कि जहाँ पे डाटा भी स्टोर करें और इंस्ट्रक्शन भी स्टोर करें, और वहीं से उसको जो है वो लेके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये बड़ा उसका इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट है। सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है, ये चार्ल्स बाबेज ने दिया था। उसने कहा था कि कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो हो सकती है जहाँ पे कि आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसने सिर्फ डाटा स्टोर करने की बात की थी, इंस्ट्रक्शन स्टोर करने की उसने बात नहीं थी की। तो लेकिन ये जो वैन न्यूमैन था, इसने कहा था कि हम ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, कि डाटा भी स्टोर कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शन भी। अच्छा, पर्पस क्या है उसका, ये थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं कि जो हमारे जो कंप्यूटिंग बेसिकली ये क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एक जो कंप्यूटर है ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जैसे टेलीविजन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या एलसीडी जिस तरह से आ गई ना आजकल, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डिवाइसेज है सब। तो ये क्या होता है कि जैसे टेलीविज़न था, होता है, अगर आप एक एलसीडी को एज अ टेलीविज़न यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए कुछ सिग्नल इनपुट चाहिए, कोई ऐसा मतलब चाहिए कि जहाँ से उसको सिग्नल जो है ना वो मिले। तो ये शायद आप लोगों ने वो वक्त नहीं देखा है कि एंटीनाज होते थे, छतों पे एंटीने लगे होते थे। कोई पुरानी तस्वीर हो तो कभी देखिएगा कि उसमें जो है ना वो छत पे एंटीना लगे होते थे। और अगर आप यहाँ पे कभी लाहौर में अगर आप कभी इस तरफ गए हैं शिमला पहाड़ी की तरफ, तो वहाँ पे
ये पीटीवी का स्टेशन है वहाँ पे। तो उधर एक बड़ा सारा एक टावर लगा हुआ है, जो कि बेसिकली टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग टावर उसको, यानी कि जो है ना, वो हम उसको कहते हैं। तो उस टावर से क्या होता था कि जो सिग्नल्स हैं वो मतलब जैसे आजकल ये मोबाइल फ़ोन के सिग्नल थे, इस तरह से वो सिग्नल्स मतलब निकलते थे, और वहाँ से फिर हम एंटीना के जरिए सिग्नल को कैच किया जाता था। तो फिर एक कॉपर वायर के जरिए जो है वो टीवी तक वो सिग्नल जो है वो आते थे। आजकल ये हो गया कि केबल है, और जो केबल है बेसिकली वो भी सिग्नल इनपुट ही है। तो टेलीविज़न बेसिकली करता है कि वो सिग्नल लेता है, वो उस सिग्नल को उसने प्रोसेस किया, वो आपके सामने वॉइस और वीडियो के फॉर्म में आपके सामने आ जाता है। आपको आवाज़ सुनाई देती है, आपको तस्वीर नज़र आती है, एंड दैट्स इट। ये काम उसका ख़त्म हो गया, इसके बाद उसने कुछ भी नहीं करना। तो ये एक सिंपल सिग्नल प्रोसेसिंग डिवाइस है। रेडियो की एग्जांपल है। जो टेलीफोन होते थे, ये स्मार्टफोन्स की मैं बात नहीं कर रहा, जो पुराने टेलीफोन या जो अर्ली मोबाइल फोन्स थे। तो अगर आपने कभी किसी बड़े से अपने से पूछे तो उन्होंने नोकिया के वो 3310 यूज़ किए होंगे। तो एक्चुअली वो भी क्या था कि वो सिर्फ सिग्नल प्रोसेसिंग होती थी उसमें, सिग्नल रिसीव किए, बात की, ख़त्म, बस काम। तो ये जो कंप्यूटर है ये भी बेसिकली इस तरह की एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लेकिन इसमें जो एक जो इसका एक फीचर है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि ये इंस्ट्रक्शंस पे अमल कर सकता है, और इंस्ट्रक्शन इसके अंदर ही स्टोर्ड होती है। तो वो फिर वहीं से अपनी मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेके उनको जो है वो यूज़ कर सकता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो सिर्फ एक सिंपल सिग्नल प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं, उससे थोड़ा सा बढ़ के। मे बी आप लोगों में से कुछ लोगों को इस चीज़ के बारे में पता हो कि इस तरह से है कि कुछ यानी कि जो ये है एलसीडी है वो एंड्रॉयड बेस है। जिस तरह के आप मोबाइल फोन है तो उसमें भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम उनके अंदर इंस्टॉल होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इंटरनेट से कोई वेबसाइट खोल लें, या कोई आपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करनी है, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर लें। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो उस पर कर सकते हैं। तो वो एक्चुअली क्या है कि उसके अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर उसके अंदर फिट होता है। ठीक है। तो एक्चुअली ये जो इसका फीचर है ना, कि वो डाटा, कंप्यूटर डाटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकते हैं, तो ये वो चीज़ है जो उसको सिंपल एक जो सिग्नल प्रोसेसिंग डिवाइस है, एक वर्सटाइल मशीन जो है वो बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है ना वो ये हो सकती है कि आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन हम स्टोर क्यों करते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अभी आगे चल के हम देखेंगे कि इसके मोस्टली ऑपरेशन जो नैनो सेकेंड्स में, माइक्रो सेकेंड्स में, नैनो सेकेंड्स में कंप्लीट होते हैं। तो हमारे लिए तो एक सेकंड भी कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं यार एक सेकंड में काम हो गया, लेकिन कंप्यूटर के लिए एक सेकंड समझ लें कि इट्स लाइक अ डे, मतलब पूरा दिन गुजर गया जैसे। तो इस वजह से जो है ना वो फिर क्या है कि अगर हम उसको ड्यूरिंग उसकी वर्किंग हम ट्राई करेंगे कि उसको इंस्ट्रक्शन दें, तो उससे उसकी प्रोसेसिंग जो है बहुत स्लो हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि उसको इंस्ट्रक्शन दे दें, ताकि वो फिर वो खुद ही काम करता रहे। जब उसको किसी कमांड की या इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़े फिर आप उसको अपनी इनपुट दे दें, अदरवाइज वो जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करता रहेगा। तो दो तरह की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी हम इसे कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है इसको देख लेते हैं। प्राइमरी ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी का जो यहाँ पे जो डिस्टिंग है कि हम प्राइमरी को प्राइमरी भी कहते हैं, सेकेंडरी को कहते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट है ना, ये एक्चुअली इसके लिए जो है ये इसको देखता है। तो प्राइमरी इसको इसलिए कहते हैं कि सीपीयू कैन डायरेक्टली एक्सेस डाटा स्टोर इन प्राइमरी मेमोरी, और अगर वो डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकता तो फिर हम उसको कह देंगे सेकेंडरी मेमोरी कह देंगे इसे। अच्छा, इसमें इसमें अब क्या होता है कि ये कुछ इस तरह से होता है कि लेट्स से कि दिस इज़ योर सीपीयू। तो सीपीयू जो है ना वो क्या है कि उसके साथ ये प्राइमरी है, दिस इज़ प्राइमरी मेमोरी, और दिस इज़ सेकेंडरी मेमोरी। तो इसमें अब क्या होता है कि अगर सीपीयू को कोई इंस्ट्रक्शन या डाटा इंस्ट्रक्शन चाहिए तो वो प्राइमरी से लेता है। अगर प्राइमरी में नहीं है तो फिर वो उसको वो सेकेंडरी से जो है फिर वहाँ से उसको एक्सेस करेगा। तो सेकेंडरी के जो कंटेंट्स हैं वो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता इस तरह से, ये पॉसिबल जो है वो नहीं है। तो सेकेंडरी के कंटेंट पहले प्राइमरी में आते हैं, प्राइमरी से फिर सीपीयू में जाते हैं। अच्छा, ये एक डिफरेंस हो गया। तो इस वजह से हम उसको प्राइमरी के जो पहले आएगी जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकेगा उसको हम प्राइमरी कह देंगे।
जिसको वो डायरेक्टली एक्सेस जो है वो नहीं कर सकेगा, तो उसको जो है वो हम सेकेंडरी कह देंगे। तो इसके अलावा एक और हो सकती है जिसको हम टर्शरी भी कहते हैं। टर्शरी आपको पता है कि थर्ड उसमें आ जाती है। तो उसमें ये है कि उसके कंटेंट्स पहले सेकेंडरी में जाएंगे, सेकेंडरी से प्राइमरी जाएंगे, और प्राइमरी से जो है फिर सीपीयू में जाएंगे। इस तरह से जो है वो ये हायरार्की जो इस तरह से बनेगी। तो प्राइमरी में जो डाटा है वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होता है, और जो डाटा सेकेंडरी में ये दो फॉर्म्स में मोस्टली होता है, मैग्नेटिकली स्टोर करते हैं या ऑप्टिकली स्टोर करते हैं। प्राइमरी को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल इसलिए कहते हैं कि जब पावर ऑफ करेंगे तो उसके जो भी कंटेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जबकि सेकेंडरी जो है वो नॉन वोलेटाइल होती है। इसका मतलब ये है कि इसके अगर आप पावर ऑफ भी कर देंगे तो इसके कंटेंट खत्म नहीं होंगे, जब पावर आप दोबारा ऑन करेंगे तो उन्हीं कंटेंट्स को दोबारा आप जो है ना वो उनको आप दोबारा जो है वो अचीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उनको। प्राइमरी इस वजह से ये जो वोलेटाइल की वजह से हम इसे कहते हैं कि टेम्परेरी मेमोरी है, और जो सेकेंडरी ये परमानेंट होती है। और प्राइमरी में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, वो ये है कि इसमें रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस होती है। रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस का मतलब जो है वो ये है कि किसी भी मेमोरी, ये बेसिकली आप इसको ना जस्ट लाइक आप उसको इस तरह से ले सकते हैं, इसको जस्ट विजुलाइज कर सकते हैं कि आप ये सपोज करें कि ये एक मतलब मेमोरी है, और इसमें ये जो है ना ये सारी इनको हम कहते हैं मेमोरी लोकेशंस कहते हैं हम इसे। ये जो मेमोरी लोकेशन है इसका जो मिनिमम साइज है वो 1 बाइट होता है। फिर उसके बाद बाइट 1 बाइट के मल्टीपल में होता है 2 बाइट्स, 4 बाइट्स, इस तरह से इसके मल्टीपल में हो सकते हैं। तो हर मेमोरी ये जो लोकेशन है ना इसका एक एड्रेस होता है, और ये न्यूमेरिक एड्रेस होते हैं, जैसे नंबर्स होते हैं ना उस तरह से न्यूमेरिक होता है, जैसे हाउस एड्रेसेस होते हैं। तो रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस का मतलब है कि ये जितनी भी है ना ये बहुत ज़्यादा तादाद में होती है, ये कोई 10 20 या 100 नहीं होती, दे आर इन मिलियंस इवन बिलियंस। तो अगर आपने कोई भी इसमें से एक्सेस करना है तो आप रैंडम इंटरेक्ट का एक्सेस का मतलब ये है कि आप उस मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए कि उसका एड्रेस क्या है। अगर एड्रेस पता है तो डायरेक्टली आप उस लोकेशन पे आप उस पर जा सकते हैं। सेकेंडरी जो होती है ना इसमें सिक्वेंशियल एक्सेस होती है। सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब है कि लेट्स से कि इस वक्त जो है ना वो आप इस मेमोरी लोकेशन पे हो और आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ से कोई डाटा एक्सेस करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जा सकते, तो आपको सीक्वेंस में स्टेप्स में जाना पड़ेगा। यानी कि पहले आप इस स्टेप पे जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, और फिर इसके बाद इसमें जाएंगे। इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ, मे बी होपफुली आप इससे थोड़े फेमिलियर होंगे। तो किसी दौर में जो है ना वो ये होता था कि कैसेट्स होती थी, ऑडियो कैसेट्स होती थी। तो ऑडियो कैसेट बेसिकली क्या है कि वो ना उसमें सॉन्ग्स, मोस्टली सॉन्ग्स के लिए वो यूज़ करते थे। तो उसकी दो साइड, ए और बी, दो साइड्स होती थी उसकी। तो एक साइड पे 5 या 6 सॉन्ग होते थे। तो अगर आपने सपोज कि अगर आपने सॉन्ग नंबर 5 पे जाना है तो उसको फिर फॉरवर्ड करते थे, तो फिर सारे यहाँ पे सारे सॉन्ग सुने 1 से लेकर 5 तक, 4 तक सारे सॉन्ग सुने, फिर 5 पे जाए यहाँ फिर उसको फॉरवर्ड कर दें उसे। तो वो इस तरह से फॉरवर्ड करके जो है ना वो आप ट्रैक 4 पे पहुँच सकते थे। तो इसी तरह से अगर आपने पीछे कोई मतलब कोई सॉन्ग सुनना है तो फिर आपको उसको रिवाइंड करना पड़ता है। तो ये एक्चुअली क्या होता था कि ये इसको कहते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस। के दरमियान में जो भी सॉन्ग्स आ रहे हैं सारे आपको जो है वो सुनने पड़ेंगे, या उनको जो है ना आप फॉरवर्ड स्किप करते हुए ना, स्पीडीली स्किप करते हुए जो है वो फिर आप जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, तो ये उसमें जो है वो होता था सिक्वेंशियल एक्सेस कहते हैं। तो ये रैंडम एक्सेस की वजह से जो है ये प्राइमरी जो है ये फास्ट होती है, जबकि सेकेंडरी में जो डाटा एक्सेस है स्लो होती है। लेकिन प्राइमरी का एक जो मसला है वो ये है कि ज़रा कॉस्टली होती है, सेकेंडरी उसके मुकाबले में ज़रा चीपर होती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। 0 1 को हमने कहा था ये 1 बिट होती है, 4 बिट्स हो तो 1 निम्बल होता है, 8 बिट्स हो तो वो एक बाइट कहते हैं हम उसे, 1024 बाइट्स हो तो 1 किलो बाइट होता है, 1024 किलो बाइट्स हो तो 1 मेगाबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट्स हो तो ये 1 गीगाबाइट होता है, या 1024 गीगाबाइट्स हो तो ये 1 टेराबाइट्स होता है। ठीक है, ये हमने शुरू के एक लेक्चर में भी हमने जो है इसको डिस्कस किया था। कुछ चीज़ें ये टर्मिनोलॉजीज हैं, तो ये चूँकि हमने आगे चल के यूज़ करनी है तो इस वजह से हम इनको जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बस है।
बस एक्चुअली किसको कहते हैं? दीज आर चैनल, पाथ्स, वायर और कंडक्टर्स ऑन विच डाटा इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ठीक है, तो ये एक्चुअली जाहिर बात है कि जो भी डाटा है वो करंट की फॉर्म में है। तो करंट जो है वो सिर्फ कंडक्टर्स पे फ्लो कर सकता है, ये तो आप लोगों को ऑफ कोर्स जो है वो पता होगा। तो वो कंडक्टर्स जिन पे करंट, ये डाटा या करंट जो फ्लो करता है उसको हम बस कहते हैं। लेकिन होता ये है कि ये एक वायर नहीं होती, ये मल्टीपल वायर्स जो होती है, एक से ज़्यादा होती है। और आमतौर पे क्या होता है कि जो एक एक चैनल या एक वायर पे एक वक्त में एक बिट आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आपने मल्टीपल बिट्स ट्रांसफर करनी है तो फिर आपको मल्टीपल चैनल्स की जरूरत पड़ेगी। तो आमतौर पर इस तरह से होता है कि ये अगला जो कॉन्सेप्ट है ना बस बिट का, ये होती है कैपेसिटी ऑफ बस। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड एज अ टाइम। तो ये इसी तरह से होता है कि जैसे कि हाईवे है, आप एक हाईवे पे जा रहे हैं तो वहाँ पे लेन्स होती हैं, नंबर ऑफ लेन्स होती हैं। कोई हाईवेज जो है वो सिंगल लेन की होती है, कोई हाईवेज 2 लेन की होती है, 3 लेन्स की होती है। मोटरवे जो है वो 6 लेन की है, उसमें 3 लेन्स जो है वो आने के लिए, 3 लेन्स जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो इस तरह से सेपरेट नहीं है, इसमें ये होगा कि अगर 6 लेन होंगी तो वो सिर्फ एक एक तरफ डायरेक्शन के लिए जो है वो होंगी। तो इसी तरह से इसमें इसमें क्या होता है कि जो बस विड्थ है वो होते हैं नंबर ऑफ ये जो वायर्स है, ये आमतौर पे जो है ना ये होती हैं 1 बाइट, या अगर ये इस तरह से है ना, ये कितनी हो गई हैं? 2 4 6 7 और 8। तो अगर ये 8 वायर्स है ना, अब ये एक बस है, दिस इज अ सिंगल बस, और ये एक वक्त में 8 बिट्स ट्रांसफर कर सकती है। तो इसकी जो बस विड्थ तो होगी ना वो हम कहेंगे कि 8 बिट्स है या 1 बाइट है। और इनमें से हर वायर पे एक वक्त में एक बिट जो है वो ट्रांसफ़र होगी, और एक वक्त में मैक्सिमम आप 8 बिट्स जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरी बस स्पीड है, बस स्पीड ये है कि ये इसको हम कहते हैं कि वो रेट एट विच डाटा इज ट्रांसफर, क्योंकि डिजिटल मशीन है तो हर कंप्यूटर के अंदर एक डिजिटल क्लॉक होता है। ये आपको फेमिलियर होंगे कि दिस इज़ अ डिजिटल सिग्नल, ये एक डिजिटल सिग्नल है। इसमें ये हाईएस्ट पॉइंट है जिसको कि हम 1 कहेंगे, ये भी 1 है, एंड दिस पॉइंट इज 0, ये 0 है और ये 0 है। तो इसमें डिस्क्रीट स्टेट्स होती हैं। सिग्नल या तो मैक्सिमम पे होता है या मिनिमम पे होता है, दरमियान में कोई नहीं होता। तो ये जिस तरह से आपने आपको पता होगा कि ये साइन वेव होती है, ये साइन वेव है। अल्टरनेटिंग करंट की ये इस तरह से होता है। तो इसमें अगर करंट है तो वो ग्रेजुअली राइज होता है, फिर मैक्सिमम पे जाता है, फिर उसके बाद ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, फिर मिनिमम पे आता है। उसी तरह से फिर दूसरे साइड पर मैक्सिमम पे जाता है और फिर उसके बाद वापस मिनिमम पे आता है। तो डिजिटल सिग्नल में इस तरह से नहीं होता है। इसमें सिग्नल सडनली राइज होके मैक्सिमम पे जाएगा, फिर सडनली डाउन होके मिनिमम पे, फिर इस तरह से सडनली मैक्सिमम पे। तो इसको हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर एक क्लॉक लगा होता है जो कि इस तरह के पल्सेस कंटिन्यूसली क्रिएट कर रहा होता है। तो जब भी आपने यानी कि डिवाइसेस को आपस में ना सिंक्रोनाइज करने के लिए हम इस क्लॉक को यूज़ करते हैं, डिजिटल क्लॉक को यूज़ करते हैं। तो जब भी डाटा ट्रांसफ़र करना होता है ना, वो डाटा हम उस वक्त ट्रांसफ़र करते हैं जब सिग्नल अप होता है, यानी कि इस तरफ अप होता है ना, फिर हम सिग्नल जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद अगला सिग्नल उस वक्त ट्रांसफ़र होगा जब अगली पल्स जो है ना वो स्टार्ट होगी। तो इस तरह से जो है ना वो इसकी स्पीड जो है ना, ये नंबर ऑफ पल्सेस जो है हर्ट्ज में मेजर करते हैं। तो जितनी इसकी स्पीड ज़्यादा होगी ना, इसका मतलब है कि उतनी तेज़ी से आप डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस साइकिल का ये मतलब है कि इसको कहते हैं कि एवरी टाइम डाटा इज ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू, तो उसको हम कहते हैं मेमोरी साइकिल कहते हैं। ठीक है, और जितना इसको टाइम लगता है ना उसको हम साइकिल टाइम कहते हैं। सीपीयू से मेमोरी में जाइए, मेमोरी से सीपीयू में आए, तो इसको हम एक साइकिल जो है वो उसको हम कहते हैं। अच्छा, उसके बाद बिट साइज है। बिट साइज हम कहते हैं कि नंबर ऑफ बाइट्स दैट सीपीयू कैन एक्सेस एट अ टाइम। तो 32 बिट सीपीयू का मतलब है कि एक वक्त में 4 बाइट्स जो है वो रैम से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो बस होगी ना, जो बस विड्थ है वो हम मैक्सिमम जो है 32 बिट रख सकते हैं। मेमोरी सेल हम इसे कहते हैं सिंगल में फिजिकल यूनिट ऑफ मेमोरी विच कैन स्टोर 1 बिट। तो एक बिट जो स्टोर कर सकते हैं ना उसको हम कहते हैं मेमोरी सेल। लेकिन ये एक जो ये सेल है ना, ये यूज़ नहीं होता। हम 8 जो मेमोरी सेल हैं उनको इकट्ठा यूज़ करते हैं और उनको एक एड्रेस जो है ना वो दे देते हैं। तो सिंगल जो मेमोरी सेल होता है ना उसका उसका कोई एड्रेस नहीं होता। मिनिमम जो है ना वो 8 मेमोरी सेल में होंगे तो उनका एक एड्रेस जो है वो होगा।
बस मोड किसे कहते हैं कि बिट्स आर स्टोर्ड इन कॉन्टिग्युअस मेमोरी सेल। तो अगर एक बाइट आपने स्टोर करनी है ना, वो इस तरह से स्टोर होगी। ये एक समझ लें कि ये एक मेमोरी सेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है और ये सातवां है। तो ये पहली बिट है, ये दूसरी बिट है, ये तीसरी है, इस तरह से 8 बिट्स है। तो इसको हम कहते हैं बर्स्ट मोड। इसका मतलब यह है कि जो एक बाइट के जो मेमोरी सेल्स है ना, जो उसकी 8 बिट्स हैं वो साथ साथ हो। ये नहीं होगा कि एक बिट यहाँ पे हो और दूसरी बिट किसी और मोहल्ले में हो। इस तरह से जो है पॉसिबल जो है वो नहीं है। ये जो है ये बस मोड का मतलब ये है कि अगर 2 बाइट्स में होंगे ना, तो वो 2 बाइट्स क्या होंगे कि वो टोटल 16 बिट्स होंगे ना। तो इस तरह से हम उसको जो है ये 16 बिट को इस तरह से हम जो है वो ले लेंगे, और वो जो बिट्स हैं वो एक दूसरे के साथ साथ होंगे। और कलेक्टिवली हम क्या करेंगे, हम इनको एक एड्रेस जो है ना, वो हम इनको एक सिंगल एड्रेस देंगे। अगर ये बस मोड हम यूज़ नहीं करते तो हमें हर बिट को अलग से एड्रेस देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो पहले हम प्राइमरी में। था जी बेटा, सर, जी ये बेटा। लास्ट स्लाइड में जो लास्ट स्लाइड में आपने बताया था, ये लास्ट स्लाइड शो कीजिएगा जरा, मैं बताता हूँ वो। जी जी जी। यहाँ पे जी आ जो गई है। बिट साइज में लिखा हुआ है, 32 बिट सीपीयू कैन रीड 4 बाइट्स फ्रॉम रैम। सर, ये फोर जी बाइट्स है या 4 गीगाबाइट्स है? नहीं, 4 बाइट्स, 4 बाइट्स। सर, हमने हाँ तो जी। वैसे ये पता था एक जगह पे कि 32 बिट का जो सीपीयू होता है वो 4 गीगाबाइट्स रैम को असेस कर सकता है, नहीं नहीं, और वो जो और चीज़ है, 64। वो और चीज़ है, वो और चीज़ है। वो उसका जो है ना वो एक और चीज़ है। एक्चुअली वो थोड़ा सा उसकी उसकी जो है वो एक डिफरेंट एक होता है। ये इस पे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी हो सकता है। उसमें ये होगा कि वो जो बात करते हैं ना कि मैक्सिमम कितनी जो है ना वो कितनी मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, वो यहाँ से जी भी कैलकुलेट। सर, हाँ हाँ जी, वो यहाँ से भी कैलकुलेट जो है वो हो सकती है। अच्छा, वो कैसे हो सकती है कि आपको अभी हमने ये पिछली स्लाइड में एक में देखा था, यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये देखें 2 रेज टू पावर 30 हो तो ये कितने बाइट्स होता है, दिस इज 1 गीगाबाइट। ठीक है। तो अगर 4 गीगाबाइट्स हो, 4 गीगाबाइट्स हो, ठीक है, तो ये इस तरह से होगा ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4 गीगाबाइट्स को इस तरह से लिख सकते हैं। हम इस तरह से लिख सकते हैं ना इसको। जी सर। जी सर। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें ना, ये जो बिट साइज है ना इसका, तो ये है 2 रेज टू पावर 30। तो ये तकरीबन गीगाबाइट ही बन जाता है। मतलब अगर आप इसको जस्ट राउंड ऑफ करें ना, क्योंकि जब आप इसमें जाते हैं ना टेराबाइट में जाते हैं, तो वो 2 रेज टू पावर 40 हो जाता है, वो बहुत ऊपर चले जाता है। तो ये 2 रेज टू पावर 30 है। तो इसका मतलब है कि 4 बाइट्स है। तो ये जो 2 रेज टू पावर 30 है ना, एक्चुअली दिस इज इसको आप इस तरह से अगर लिख लें, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसे, इस तरह से आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 30 इंटू 2 रेज टू पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं ना इसे। ठीक है। और ये 2 रेज टू पावर 30 हो गया, और ये 4 हो गया। ये जो है ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज 1 गीगाबाइट। ये भी आपने पिछली स्लाइड में देखा था। एंड दिस इज 4। तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज 4 गीगाबाइट। ठीक है। तो वो आपकी बात जो है वो ठीक है कि 32 बिट पीसी जो है ना, अगर सीपीयू होगा तो वो मैक्सिमम 4 गीगाबाइट्स मेमोरी को जो है वो एक्सेस कर सकता है। तो ये इस तरह से कर सकता है उसको। ठीक है। लेकिन ये ओके। इसकी 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 वजह क्या है, जो मेन इसकी वजह ये है कि एक्चुअली जो इसमें जो है ना जो रैम है ना, जो ये बेसिकली रैम का साइज है, रैम इसका साइज है। तो इसका मतलब है कि उसमें जो रैम में जो है ना वो 4 गीगाबाइट्स होंगे तकरीबन, ये 4 बिलियन बाइट्स आप इसको जो है वो आप इसको कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हर बाइट को आप एक एड्रेस देना, तो आपके पास जो है ना मैक्सिमम आपके पास 4 बिलियन एड्रेसेस होंगे। और अगर आपने ये जो मेमोरी साइकिल, ये जो हमने बस साइकिल की बात की थी ना,
बस साइकिल जो है ना वो इस तरह से शुरू होता है कि सबसे पहले जो है, अगर सीपीयू को कोई डाटा चाहिए ना रैम से, तो सबसे पहले वो उसका एड्रेस देता है रैम को, और वो इसी तरह से जो बस होती है ना, ये बस पे ट्रांसफर होता है। तो अब सीपीयू को अगर उसको कोई रैम में से कोई चाहिए, और उस रैम का जो साइज है ना, 4 गीगाबाइट्स है, तो इसका मतलब है कि वो जो एड्रेस होगा ना, जो मेमोरी एड्रेस होगा, वो एक्चुअली 32 बिट का मेमोरी एड्रेस होगा। तो उसको 32 बिट्स चाहिए, ताकि वो मेमोरी वो एक ही स्टेप में पूरे का पूरा एड्रेस जो है वो रैम को बताए। तो सबसे पहले ये हम आगे चल के इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि सीपीयू रैम को देता है एड्रेस, कि ये एड्रेस है, यहाँ से मुझे इंस्ट्रक्शन या डाटा जो है वो चाहिए। तो फिर रैम क्या करती है कि वहाँ से उस डाटा को एक्सेस करके सीपीयू को दे देती है। ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि अगर तो ये 32 बिट पीसी है ना, तो इसका मतलब है कि रैम में कोई भी एड्रेस होगा ना, वो 32 बिट का होगा, 32 बिट से कम का नहीं होगा। और इसी तरह से सीपीयू को भी 32 बिट की मतलब बस चाहिए होगी, ताकि वो एक ही वक्त में जो सारा के सारा मेमोरी एड्रेस है वो रैम को बता दे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो है वो रैंडम या एक्सेस मेमोरी है, या दो तरह की होती है प्राइमरी मेमोरी। रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी या कैश कहते हैं। तो और इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। और इसको बेसिकली सीपीयू, क्योंकि ये प्राइमरी है, तो सीपीयू उसको मेनली यूज करता है टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। तो ये जो है ना, ये रैम है। अगर आप ये लैपटॉप्स में तो नहीं, लेकिन जो डेस्कटॉप सिस्टम थे उसमें अगर आप उसको ओपन करें, तो उसके मदरबोर्ड में इस तरह से जो है वो आपको ये एक चिप लगी हुई नजर आएगी, जो दिस इज रैम। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये दो हैं, एक ऑफ वाइट से कलर का, एक ब्लैक है। तो ये बेसिकली मॉड्यूल्स, ये स्लॉट्स होती हैं, मेमोरी स्लॉट्स होती हैं। सॉरी बेटा, वो मैडम का कॉल आ गई थी। तो अच्छा, चलें रिज्यूम करते हैं। तो इसमें अब ये है कि ये बेसिकली मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो है ना, ये पीछे ये जो ये आपको नजर आ रहा है ना, तो ये बेसिकली हीट सिंक इसको कहते हैं। एल्युमिनियम के बस ऐसे होती हैं, एक कंपोनेंट होता है, इसके नीचे सीपीयू होता है। ये स्लाइड वो शो कर रही। जी, हेलो। सर वो स्लाइड शो नहीं हो रही अच्छा, थी, वो कहा था। क्या नहीं शो हो रहे? स्लाइड नहीं शो हो रही थी उस वक्त, अब शो हो गई है सर। अब हो गई है ना? अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, वो असल में वो पता नहीं क्या, वो लॉग ऑफ हो गया था, फिर मैंने दोबारा उसको ज्वाइन किया मीटिंग को। अच्छा, तो ये ओके सर। रैम, ये, हाँ, ये सारा वो प्रोसेस है कि जिस तरह से जो है ना वो हम उसको देखते हैं। तो मोस्टली इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। इंस्ट्रक्शन स्टोर इन नॉन वोलेटाइल मेमोरी, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में हम क्यों स्टोर करते हैं? ताकि वो फिर जब हम पावर ऑफ करें तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म ना उसमें से हो जाए। तो लेकिन जब कोई भी प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट करना होता है, जैसे इस वक्त ये पावर पॉइंट चल रहा है, तो इसकी इंस्ट्रक्शन बेसिकली हार्ड डिस्क में स्टोर है। लेकिन जैसे ही मैं पावर पॉइंट को फाइल ओपन करूंगा तो इसकी इंस्ट्रक्शन जो है ना वो रैम में आ जाएंगी। ठीक है। तो रैम से फिर जो है ना, फिर इंस्ट्रक्शन जो है ना वन बाय वन जो है ना वो प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू में जाती है, क्योंकि सीपीयू के पास अपनी मेमोरी जो है वो कोई नहीं होती। और अगर कोई इनपुट लेनी है कीबोर्ड से या स्कैनर से, तो वो भी रैम में ही जाती है। ठीक है। और अगर हमने कोई डाटा स्टोर करना है, हमने कोई इनपुट लिया है, उसको कोई फाइल चेंज कर दी है, तो अक्सर आप पूछेंगे, जब फाइल आप अपना सेव करना जिसे कहते हैं ना, फाइल सेव करते हैं, जैसे कंट्रोल+S करते हैं, तो वो एक्चुअली उसका सेव करने का मतलब क्या होता है कि वो जो सारी जो डाटा है ना, वो आप स्टोर कर रहे हैं हार्ड डिस्क में। रैम में नहीं, हार्ड डिस्क में जाके स्टोर होता है। अगर रैम में होगा तो वो स्टोर नहीं होगा। अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है और आपने सेव नहीं किया है, तो फिर समझ लें वो डाटा जो है वो लॉस्ट हो गया। ठीक है। और मेमोरी इन डिवाइसेस दो, उसके दो हिस्से होते हैं। एक को हम सिस्टम एड्रेस स्पेस कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं यूजर एक्सेस स्पेस। सिस्टम एड्रेस स्पेस वहाँ होती है कि जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और जो यूजर एड्रेस स्पेस वो होती है जहाँ पे जहाँ पे जो है ये यूजर के जो इंस्ट्रक्शन या डाटा जो है जहाँ पे स्टोर है। अच्छा, तो अब उसमें मेमोरी मैनेजमेंट है। अब ये सारा किस तरह से होता है
कि प्रोसेस हम किसको कहते हैं, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है ना उसको हम कहते हैं प्रोसेस, उसे कहते हैं। और वर्चुअल मेमोरी एक टेक्निक है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम मतलब एक से ज़्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं ना, तो हर प्रोग्राम ये समझता है कि सारी रैम वही इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इनफैक्ट इस तरह से जो है वो नहीं होता। रैम का कुछ हिस्सा जो है वो उस प्रोग्राम को दिया जाता है, और कुछ हिस्सा किसी और प्रोग्राम को जो है वो दे दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जो पूरा प्रोग्राम होता है ना, आप समझ लें कि ये जो उसकी इंस्ट्रक्शन है ना, आप उसको एक बुक की तरह समझ लें, लाइक अ बुक। जैसे बुक में पेजेस होते हैं ना, तो हमने इंस्ट्रक्शंस को पेजेस में डिवाइड किया होता है। तो एक वक्त में एक पेज जो है ना वो मेमोरी के अंदर लोड हो जाता है। फिर उस वो जब पेज की उस पेज की सारी इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाती है, तो फिर अगले पेज की बारी आती है। तो इस तरह से जो है ना ये हम इसको जो है ना वो हम चलते हैं। और फिजिकल मेमोरी को ना उसको हम फ्रेम्स में डिवाइड कर लेते हैं। और वो फ्रेम्स एक्चुअली क्या होते हैं कि वो मेमोरी जो फिजिकल एड्रेसेस हैं उसको शो करते हैं। और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ये क्या करता है कि ट्रांसलेट वर्चुअल एड्रेसेस टू फिजिकल एड्रेसेस यूजिंग अ पेज टेबल। अगर अगर एक पेज है वो मेमोरी में नहीं है, तो उसको हम कहते हैं पेज फॉल्ट। तो पेज फॉल्ट का मतलब ये है कि जो इंस्ट्रक्शन थी ना वो मेमोरी में नहीं है। तो उसका हल ये होता है कि वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो फिर उस इंस्ट्रक्शन को, उस पूरे पेज को हार्ड डिस्क से रैम के अंदर लोड कर देते हैं। ठीक है। तो पेज फॉल्ट्स आर बैड। इसमें इसमें क्या होता है कि वो इससे जो है ना वो जितनी पेज फॉल्ट ज़्यादा आएंगे ना, इसका मतलब है कि उतनी आपकी जो प्रोसेसिंग है ना स्लो हो जाएगी। अगर आप रैम कम कर देते हैं ना, तो पेज फॉल्ट ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर आपको कभी एक्सपीरियंस ऐसा हुआ हो कि एक ऐसा कंप्यूटर जिसके रैम कम है, 1 GB या 2 GB की, आजकल के हिसाब से 1 या 2 GB की रैम है, तो वो काफ़ी स्लो काम कर रहा होता है, और बार बार ना वो हैंग हो रहा होता है। तो वो हैंगिंग बेसिकली क्या होता है कि वो इंस्ट्रक्शन जो है ना वो रैम हार्ड डिस्क से रैम में तो आ रही होती है। तो चूंकि उसकी मेमोरी कम होती है, तो इस वजह से उसको बार बार जो है ना ये काम करना पड़ता है। तो वो इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि सिस्टम बार बार हैंग हो रहा है। तो इसके लिए बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं कि अगर कंप्यूटर को स्पीड अप करना है तो उसकी रैम इंक्रीज़ कर दें। तो ये किससे हद तक जो है वो ट्रू होता है कि रैम इंक्रीज़ करने से न उसकी जो प्रोसेसिंग है, वर्किंग स्पीड है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली जो है ये इस तरह से होता है पार्टीशन। ये अगर 4 GB की रैम है, तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो यूज़र एक्सेस स्पेस होता है, यूज़र एप्लीकेशन के लिए होता है। कुछ हिस्सा जो है वो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। और ये इस तरह से जो है ना ये हमारा सीपीयू है। दिस इज सीपीयू। ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है। ये बेसिकली छोटी सी एक चिप होती है। तो सीपीयू जब भी कोई एड्रेस इसको देता है तो वो वर्चुअल एड्रेस होता है। वर्चुअल एड्रेस का मतलब ये है कि वो सिर्फ बताएगा कि ये प्रोग्राम है, इसकी इंस्ट्रक्शन नंबर 100 जो है ना उसको रिटर्न करो, लेकिन उसका फिजिकल एड्रेस वो नहीं करता। फिर ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है ना, ये क्या करता है कि ये उसको जो है ना ये ट्रांसलेट करता है, उसको वर्चुअल को फिजिकल में ट्रांसफर करता है। इसी तरह से जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे माउस है या कीबोर्ड है, तो इसके लिए आई ओ जहाँ पे भी होगा ना, 10 लिखा हुआ नजर आ रहा है, बेसिकली ये INO है। और इसका मतलब होता है इनपुट आउटपुट। तो ये दिस इज इनपुट आउटपुट मेमोरी यूनिट। तो ये इसका भी बेसिकली यही काम होता है कि वो भी इसी तरह से इसको लेता है कि जो डिवाइसेस के एड्रेसेस होते हैं उनको फिजिकल एड्रेसेस में जो है वो कन्वर्ट करता है। और ये आपकी मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी से मुराद ये है कि दिस इज योर रैम। अच्छा, रैम की दो टाइप होती हैं, डायनेमिक या स्टैटिक रैम से कहते हैं। जो डायनेमिक रैम है इट्स मेड ऑफ कैपेसिटर्स। ये कैपेसिटर से जो है वो मिलके बनी होती है। अब हमारे पास जो है ना वो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं कि हम मतलब हमने शुरू में हमने बात की थी कि 0 1 को हमने रिप्रेजेंट करना, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसमें से आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि एक तरीका ये है कि आप एक कैपेसिटर लें। कैपेसिटर बेसिकली क्या है कि वो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है, और ये चार्ज को स्टोर करता है। ये आपने जस्ट लाइक अ बकेट, कि आप ये समझें कि एक बकेट है और इसके अंदर जो है ना वो पानी आप भर रहे हैं, एक टैप के जरिए पानी भर रहे हैं। वो टैप एक्चुअली चार्ज करंट है, और आप इसको जो है ना इसको जो है ना पानी से फुल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा इसके अंदर एक मसला है, वो ये है कि आप ये समझ लें कि ये इस तरह की बकेट है कि इसकी इसके जो है ना वो बॉटम पे ना एक होल है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पानी ऊपर से आप भरते जा रहे हैं ना, तो नीचे से जो है ना वो साथ साथ जो है उसमें से बकेट में निकलता भी जा रहा है। तो अब ये क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद ज़ाहिर सी बात है क्या होगा कि ये बकेट जो है वो खाली हो जाएगी। अगर आप वो टैप को बंद कर देंगे तो ये बकेट जो है ये खाली हो जाएगी।
तो ये कैपेसिटर इस तरह से काम करते हैं कि अगर ये चार्ज हो, यानी ये बकेट अगर फिल हो, तो इसका मतलब है 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर डिस्चार्ज हो, कैपेसिटर डिस्चार्ज है, यानी कि ये बकेट खाली हो, तो इसका मतलब है कि ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैपेसिटर्स में ये होता है कि इसको आप चार्ज कर सकते हैं, इसमें चार्ज स्टोर कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ देर के बाद वो चार्ज सारा लीक हो जाता है और वो बकेट जो है उन्हें एम्प्टी हो जाती है, मतलब वो उसमें से जो है ना चार्ज जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपने उसमें उसको मेंटेन रखना है, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूसली उसको चार्ज करना पड़ेगा। यानी उसका मतलब ये है कि ये टैप जो है ना, ये वाली टैप, ये आपको कंटिन्यूसली ओपन रखनी पड़ेगी, ताकि इसके अंदर जो चार्ज है ना, वो उसके अंदर जो वाटर लेवल है वो मतलब वो ना एक मतलब मेंटेन रहे। अगर आप इस टैप को बंद कर देंगे, तो यहाँ से होल से पानी निकलता जाएगा और कुछ देर के बाद ये जो है ना ये पूरी बकेट खाली हो जाएगी। मतलब ये है कि आपने उसमें स्टोर उसमें 1 किया होगा, लेकिन कुछ देर के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या करना पड़ता है कि इसको हमें कंटिन्यूसली रिचार्ज या रिफ्रेश करना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो डी रैम है ना, ये स्लो होती है। लेकिन ये सिंपल है और कम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, ये ज़्यादा कम्प्लेक्स भी नहीं होती और ये सस्ती भी होती है। तो इसलिए आमतौर पर जो कंप्यूटर्स में जो हम रैम यूज़ करते हैं, वो हम डी रैम यूज़ करते हैं। उसको हम सिंपली हम उसे डी रैम कह देते हैं, डायनेमिक रैम कह देते हैं। दूसरी जो है वो हमारे पास इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं, एस टी रैम है, डी डी आर एस टी रैम है और डी डी आर टू एस टी रैम है। तो इसका फ़र्क जो है वो किस तरह से पड़ा है, आपको मैंने बताया था कि कंप्यूटर के अंदर एक क्लॉक लगा होता है, वो इस तरह की डिजिटल पल्सेस जो है ना वो कंटिन्यूसली जनरेट कर रहा होता है। इट्स जस्ट लाइक टिक्स, जैसे मतलब टिक होती है ना, जैसे टाइम चल रहा है ना, तो टाइम एक एक सेकंड आपने देखा होगा कि डिजिटल क्लॉक्स है ना, तो उसमें 1 सेकंड 2 सेकंड इस तरह, तो इसी तरह से एक डिजिटल क्लॉक है, ये कंटिन्यूसली पल्सेस जो है ना वो क्रिएट कर रहा है। तो जब डाटा ट्रांसफर होता है ना, वो हमेशा उस वक्त ट्रांसफर होता है जब पल्स एक स्टार्ट होती है। तो ये एस डी रैम होती है ना, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, इसका नाम है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। तो सीपीयू ये जो क्लॉक होता है ना, ये सीपीयू और रैम के दरमियान में होता है। तो अब इस तरफ इसके एक तरफ जो है ना इस क्लॉक के, आप ये समझ लें कि ये रैम है और इसके दूसरी तरफ जो है ना वो सीपीयू है, और ये दोनों जो है ना इस क्लॉक के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये एक तरह से उनमें सिंक्रोनाइजेशन बनाने के लिए, अगर ये क्लॉक नहीं होगा तो हो सकता है कि रैम जो है वो डाटा भेज दे, सीपीयू को पता ही ना हो कि ये डाटा कहाँ से आ रहा है, कौन भेज रहा है। तो इसलिए जो है ना ये रैम और सीपीयू को आपस में सिंक्रोनाइज करने के लिए हम ये क्लॉक यूज़ करते हैं। तो ये जो एस डी रैम है, इसमें होता है कि जब भी नया साइकिल स्टार्ट होता है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल है और इधर से फिर अगला साइकिल स्टार्ट हो गया। साइकिल उसको कहते हैं जिसमें एक एक इसमें ये अपवर्ड मतलब एक पॉजिटिव पीक होगी, एक नेगेटिव पीक होगी, तो उसको जो है ना हम एक साइकिल कहते हैं। ये एक साइकिल है दिस वन। जैसे होता है ना, आपको पता है कि साइन वेव होती है, तो ये एक साइन वेव है पूरी। तो इसी तरह से ये डिजिटल वेव है एक। तो ये डाटा उस वक्त एस डी में ट्रांसफर होगा जिस वक्त कि ये नई पल्स स्टार्ट होगी, यानी ये एक बिट इस वक्त ट्रांसफर होगी, एक बिट यहाँ पे ट्रांसफर होगी। तो जितने साइकिल होंगे ना, उतनी बिट्स एक सेकंड में जो है ना वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जाहिर बात है इसमें क्या है कि वो थोड़ी वेस्टेज हो जाती है। तो इसका एक अल्टरनेट तरीका क्या है कि आप ऐसा करें कि एक एक साइकिल में आप 2 बिट्स ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि 2 दफ़ा डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। एक दफ़ा उस वक्त कर सकते हैं जब ये पॉजिटिव पल्स स्टार्ट हो, और एक दफ़ा उस वक्त कर सकते हैं जब नेगेटिव पल्स जो है ना वो स्टार्ट हो। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम एक में 4 दफ़ा कर सकते हैं। एक मतलब जो है ना वो एक पल्स में 4 दफ़ा कर सकते हैं। ओके बेटा। तो हम ये बात कर रहे थे कि एक ये है कि हमारे पास एक जो बेसिक है वो ये है कि एक पल्स में सिर्फ एक बार डाटा ट्रांसफर होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक में 2 दफ़ा ट्रांसफर कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं कि पहले जब एक ये पॉजिटिव पल्स स्टार्ट हो उस वक्त, और एक तो जब नेगेटिव पल्स स्टार्ट, यानी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये 2 पॉइंट्स हो गए ना, तो एक पल्स में 2 दफ़ा हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है कि 4 दफ़ा कर सकते हैं। उसमें क्या है कि पहले उस वक्त जब ये पल्स स्टार्ट होती है, फिर एक दफ़ा उस वक्त जब ये पल्स पीक पे पहुंचती है, और उसके बाद फिर तीसरी दफ़ा उस वक्त जब नेगेटिव जो साइकिल है वो स्टार्ट होता है, और फिर उस वक्त जब ये नेगेटिव साइकिल अपनी पीक पे पहुंचता है। तो ये जो डी डी आर रैम है ना, इसमें एक पल्स में 2 दफ़ा डाटा ट्रांसफ़र होता है, यानी एक दफ़ा उस वक्त जब ये
पॉजिटिव पल्स स्टार्ट होगी और एक दो उसको जब नेगेटिव पल्स स्टार्ट होगी, और इसकी इसकी जो स्पीड है ना वो तकरीबन जो एस टी रैम है ना उससे डबल हो जाती है। और जो DDR2 है, ये DDR1 की एक अपग्रेडेशन है, और इसको हम कहते हैं क्वाड पंपिंग। क्वाड पंपिंग है क्वाड डाटा रेट। DDR स्टैंड फॉर डबल डाटा रेट, और DDR2 जो है इसको हम कहते हैं QDR या क्यू डाटा रेट एस टी रैम। तो क्वाड पंपिंग का मतलब है कि एक सेकंड में जो है वो 4 दफ़ा डाटा जो है, एक पल्स में 4 दफ़ा डाटा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो ये इसकी चार है। आजकल जो ज़्यादातर यूज़ हो रही है कंप्यूटर्स में वो DDR2 यूज़ होती है, बिकॉज इनकी स्पीड जो है बहुत अच्छी है। और फिर हमारे पास स्टैटिक है। स्टैटिक रैम एक्चुअली जो है ना ये ट्रांजिस्टर से मिलकर बनती है, और हमें बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ती है। तकरीबन 5 to 7 ट्रांजिस्टर का एक ग्रुप होता है जो कि 1 बिट के लिए यूज़ होता है। 1 बिट की हम बात करें, यानी कि एक मेमोरी सेल जो है वो 5 से 7 ट्रांजिस्टर से मिलकर जो है वो बनता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसको रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इसको रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं है, ये जो है ये काम जो है वो करती रहती है। ये एस रैम जो है ना, स्टैटिक रैम जो है ये डी रैम से बहुत फास्टर होती है लेकिन इसका स्ट्रक्चर काफ़ी कम्प्लेक्स है, और ये ज़रा कम कम्पैक्ट होती है। और ये पावर भी ये जो है ना ये एस रैम जो है वो डायनेमिक से कम पावर कंज्यूम करते हैं, बिकॉज इसको रिफ्रेशिंग की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। लेकिन ये कॉस्टली होती है, और जो सिर्फ जो हाई परफॉर्मेंस सिस्टम है ना उसमें इस्तेमाल होती है। आम जो कंप्यूटर्स हैं उसमें ये इस्तेमाल नहीं होते। अच्छा, तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये डिस्कस करना है कि क्या रैम के जो है वो अ, अ, उससे उसके उसकी जो परफॉर्मेंस है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो रैम की परफॉर्मेंस एक्चुअली 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक बस विड्थ पे और दूसरी बस स्पीड पे। बस विड्थ का मतलब ये है कि वो कितने कंडक्टर्स कितने हैं पैरेलल, और बस स्पीड का मतलब है कितनी स्पीड से डाटा जो है वो क्लॉक की स्पीड जो है वो कितनी है। तो ये एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक 100 मेगाहर्ट्ज की बस हो, 100 मेगाहर्ट्ज 32 बिट बस, तो ये जो मेगाहर्ट्ज है ये बस स्पीड है, और 32 बिट ये बस विड्थ हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आप 4 बाइट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और 100 मिलियन टाइम्स पर सेकेंड, यानी ये मेगाहर्ट्ज का मतलब है कि 100 मेगाहर्ट्ज का मतलब है 100 मिलियन टाइम्स। और अगर आपके पास एक 66 मेगाहर्ट्ज की 16 बिट की बस है, तो उसका मतलब है कि 2 बिट्स ट्रांसफर कर सकते हैं 66 मेगाहर्ट्ज 66 मिलियन टाइम्स पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने जो है ना 16 बिट को हमने इसमें क्या है कि 32 बिट में कन्वर्ट किया, स्पीड को 66 से 100 मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट किया, तो इसने तकरीबन जो डाटा डाटा ट्रांसफर रेट है वो तकरीबन 3 टाइम्स कर दी है वो कैसे कि 4 बाइट्स यानी कि और 100 मिलियन टाइम्स आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक सेकंड में। तो इसका मतलब है कि ये 400 मिलियन बाइट्स एक सेकंड में, और दूसरी तरफ हमारे पास 132 मिलियन बाइट्स हैं एक सेकंड में, जो तकरीबन 3 टाइम्स जो है ये उसकी स्पीड जो है वो हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें जो है बहुत क्रिटिकल होती हैं जब भी आप रैम चूज़ करें कि रैम अपनी कौन सी यूज़ करनी है। तो उसमें आपने देखना है कि उसकी बस विड्थ कितनी है और उसकी बस स्पीड कितनी है। ये दोनों फैक्टर्स जो है ये देखने होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, एक हमने हमने सिर्फ बात अभी तक हमने सिर्फ ये बात की थी कि सीपीयू होता है, दिस इज़ आवर सीपीयू, और ये एक बस के ज़रिए ट्रांस कनेक्टेड होता है रैम में, और जो भी इंस्ट्रक्शन या डाटा चाहिए उसको रैम से चाहिए। सीपीयू में कोई कोई मेमोरी नहीं होती, सीपीयू के अंदर वो कुछ भी स्टोर जो है वो नहीं कर सकता। तो अब होता क्या है कि जब भी सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर लेता है तो फिर उसके बाद फिर वो अगली इंस्ट्रक्शन का वेट करता है कि वो रैम से जो है वो आएगी। उसका तरीके का क्या होता है कि सीपीयू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो रैम को प्रोवाइड करता है, उसको कहता है कि ये इस एड्रेस पे एक इंस्ट्रक्शन पड़ी है वो मुझे दे दो। अब रैम ने उसको उसको पहले वहाँ से सर्च करना है, रैंडम एक्सेस होती है, वो डायरेक्टली उस मेमोरी को एक्सेस करता है, और वो जो इंस्ट्रक्शन है उसको सीपीयू को जो है वो दे देता है। लेकिन इसमें अब एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो दरमियान में ये जो बस स्पीड है, ये जो बस है ना ये वाली, आ, इसकी जो स्पीड है ना ये बड़ा मैटर करती है, इसकी स्पीड कितनी है। अब एक्चुअली होता क्या है कि सीपीयू जो है वो काफ़ी स्पीडीली काम कर सकता है, लेकिन होता क्या है कि जब तक उसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी रैम से उस वक्त तक उसको वेट करना पड़ेगा। और अब आपने आपने मतलब ये करना है कि अगर आप कोशिश करते हैं कि ये जो बस स्पीड अगर ये स्लो है,
ये बस स्लोअर है तो इसको आप स्पीड अप करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। या तो बस की जो विड्थ है उसको इंक्रीज करते हैं, या फिर उसकी जो क्लॉक स्पीड है उसको इंक्रीज कर दें। इसकी एग्जांपल जो है ना वो ऐसी है कि अगर आप एक हाईवे जा रही है, आप देखते हैं कि उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब आप कहते हैं कि जी वो उसकी वजह से जो ट्रांसफ़र जो टाइम है वो यानी कि जो ट्रैवलिंग टाइम है वो इंक्रीज़ हो गया। अब आप क्या करें कि आप आपके पास तरीका ये है कि उसमें नंबर ऑफ़ लेन इंक्रीज़ कर दें। अगर 2 लेन है तो 4 लेन्स कर दें। अब उससे क्या होगा कि 4 गाड़ियाँ पैरेलल में जा सकती हैं तो ज़ाहिर बात है कि उससे जो ट्रैवलिंग टाइम है, कंजेशन जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा मसला ये है कि सीपीयू बहुत फास्टर काम कर सकता है, लेकिन क्या होता है कि रैम से उसको जो डाटा मिलता है ना वो बहुत स्लो रेट पे मिलता है। इस वजह से सीपीयू, ये लोगों ने ऑब्जर्व किया कि सीपीयू तो उसकी तो स्पीड बढ़ती जा रही है, लेकिन उसको उस स्पीड से रैम से डाटा नहीं मिल रहा। तो अब उसके दो हल हैं, दो हल अभी जब पिछली स्लाइड में मैंने डिस्कस किया कि अगर वो जो स्लो डाटा रेट है, रैम से कम स्पीड में डाटा मिल रहा है, तो आप क्या करें कि उसकी बस विड्थ इंक्रीज कर दें या बस स्पीड इंक्रीज कर दें। और ये दोनों सोल्यूशन है ना बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि अगर इसके लिए बस विड्थ इंक्रीज करने के लिए आपको ज़्यादा जगह चाहिए होगी, और बस स्पीड इंक्रीज करने के लिए आपको वो जो क्लॉक है उसकी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा, और उस पर भी पैसे लगेंगे। तो अब उन्होंने उसका एक सॉल्यूशन जो है ना वो ये निकाला कि इस प्रोसेसर मेमोरी बोटलनेक को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक नई मेमोरी इंट्रोड्यूस करवाई, जिसको हम कहते हैं कैश। कैश एक्चुअली क्या होता है कि ये एक छोटी सी मेमोरी होती है, और ये मेमोरी हम क्या करते हैं कि सीपीयू में डायरेक्ट जो सीपीयू चिप होती है ना हम उसके अंदर लगा देते हैं। अब ये सीपीयू है, दिस इज़ योर सीपीयू, और ये रैम है, ये दिस इज़ रैम। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सीपीयू की जो मेन चिप होती है ना इसके अंदर छोटी सी मेमोरी जो है वो बिल्ड कर देते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैश कहते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपकी जो रैम है वो जो है ना वो 4 GB की है, तो जो कैश है ना ये लेट्स से कि हो सकता है कि सिर्फ 8 MB की हो, या 16 MB की जो है ना वो वो जो है ना कैश हो। ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये ऑब्जर्व किया गया था कि कुछ यानी कि जो इंस्ट्रक्शन है ना सीपीयू कुछ इंस्ट्रक्शन बार बार यूज़ करता है, उनकी उसको बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो हर दफ़ा वो इंस्ट्रक्शन जो है ना वो रैम से उसको उसको जो है एक्सेस करनी पड़ती है। तो उसकी वजह से उसकी जो स्पीड है, उसका डाटा रेट है वो बहुत ज़्यादा, उसका जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो हम क्या करते हैं कि वो जो फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन है ना हम उसको कैश के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर उन इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है तो वो जो है ना वो बजाय कि रैम से लेने के उसको कैश से ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, ये जो हमने बात की थी ना कि प्रोसेसर मेमोरी बॉटलनेक, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। और ये जो रैम है ना ये बेसिकली ये जो कैश होती है ना ये मोस्टली एस रैम होती है, जो कि ट्रांजिस्टर से मिलकर बनती है, और इसकी जो वर्किंग स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। जो सिंपल ये जो डी रैम होती है ना, जो आमतौर पर रैम है ना ये डी रैम होती है ना, तो इससे इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे पास जो है ना दो दो तरह की होती है, लेवल 1 कैश होती है, लेवल 2 कैश होती है। लेवल 1 जो है वो सीपीयू की मेन चिप के अंदर होती है, और जो लेवल 2 होती है ये सीपीयू के मेन चिप के बाहर होती है। ऐसा एक्चुअली क्या होता है कि ये इस तरह से होता है कि ये एक सीपीयू है ना ये पूरा, तो आमतौर पे आजकल जो सीपीयू है इसमें कोर्स होते हैं, दो कोर्स होती हैं इस तरह से। दिस इज कोर 1, इसको आप कोर 1 कह लें, और दिस इज कोर 2, यानी कि दो प्रोसेसर की चिप्स हैं। तो इनके अंदर जो है ना वो लेवल 1 होंगी, इनकी अपनी लेवल 1 कैशेज होंगी, और वो बहुत कम होती है, वो 2 MB या 4 MB इस तरह से करके जो है ना वो होती, ज़्यादा नहीं होती। और फिर इनकी जो है ना ये पॉसिबल है कि इनकी इसी तरह से जो है ना वो लेवल 2 कैश होती है। तो ये जो दोनों कोर्स है ना ये इस लेवल 2 कैश के साथ कनेक्टेड होती है, और उसके बाद फिर ये जो लेवल 2 कैश होती है ना ये रैम के साथ जो है ना वो कनेक्ट होती है। तो लेकिन जो लेवल 2 होती है ना इसकी जो कैपेसिटी है वो लेवल 1 से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अब इसका जो है ना इसका ये फ़ायदा होता है कि जो हम क्लासीफाई कर लेते हैं कि जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली इंस्ट्रक्शन है ना वो हम लेवल 1 में स्टोर कर देते हैं, जो थोड़ी सी लेस फ्रिक्वेंट है वो हम लेवल 2 में स्टोर कर देते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो सीपीयू इस तरह से काम करता है कि अगर उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन चाहिए तो वो सबसे पहले अपनी लेवल 1 कैश में देखता है।
यहाँ पे लेवल 1 में। अगर लेवल 1 में नहीं मिली फिर वो लेवल 2 में देखते हैं, अगर लेवल 2 में नहीं मिली फिर वो रैम में देखते हैं, और अगर रैम में भी नहीं मिली तो फिर इसका मतलब है कि वो जो इंस्ट्रक्शन है वो हार्ड डिस्क से डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो इस तरह से इसका जो है ना वो चलता है। ठीक है, तो ये जितने भी सीपीयूज हैं अगर आप उनकी स्पेसिफिकेशन कर लें तो उसमें आप देखेंगे कि सीपीयू के स्पेसिफिकेशन के साथ जो है ना वो दिया होगा। ये हम एक देखते हैं, जस्ट एक छोटा सा जो है ना लाइव क्लास का ये फायदा होता है कि जो चीज़ हमने इंटेल सीपीयू स्पेसिफिकेशन कोई भी हम जो है ना वो देख लेते हैं, सॉरी एक्स। तो ये लेटेस्ट है, नहीं ये इतने भी लेटेस्ट नहीं है ये। तो इसमें ना मेन चीज़ होगी कि इसकी क्लॉक स्पीड होगी। नहीं ये देखते हैं अगर इसमें ये हमारे पास आता है। ओके, ये ब्लॉक डायग्राम है, क्लॉक स्पीड है, ये कैश है। ये आमतौर पे ना ये लेवल 2 कैश होती है। ठीक है, दिस वन इज लेवल 2 कैश, दिस इज नॉट, आई थिंक दिस इज नॉट लेवल 1 कैश। हाँ जी, ये लेवल 2 कैश है। तो ये देखिए कि ये 8, ये लेवल 1 होगी। यहाँ पे वैसे कहीं बताया नहीं हुआ। चलें इसको किसी एक को खोल के हम देख लेते हैं, पता चलेगा कि ये कौन सा है। सर्वर क्लास का है, नंबर ऑफ कोर्स 4 है, नंबर ऑफ थ्रेड्स प्रोसेस ये आ गया। ये बस स्पीड देखेंगे उसकी आ रही है। ठीक है, कैश आ रही है, ये 8 MB है, ये आई थिंक लेवल 1 कैश है। लेवल 1 2 कैश का नहीं बताया हुआ। मैक्स मेमोरी साइज तो ये 64 GB है। मेमोरी टाइप्स कौन सी, DDR4 है, DDR4 आ गई हुई है, 3 आ गई हुई है। अच्छा, मैक्स मेमोरी बैंडविड्थ ये दी हुई है। अच्छा नहीं इसमें इन्होंने बताया नहीं, वैसे इसमें होता है कि वो बताते हैं कि लेवल 2 या लेवल 1 कैश है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे ये 7 कैश बताई होती है। आई थिंक ये लेवल 1 कैश है क्योंकि ये इतनी कम है काफ़ी, इतनी नहीं होती। दिस इज लेवल 1 कैश। ठीक है, तो आप देखेंगे जहाँ सीपीयू की बाकी स्पेसिफिकेशन उसकी होती है ना, क्लॉक स्पीड, उसकी पावर और मेमोरी, उसके साथ उसकी कैश भी जो है वो भी बताई होती है। इसके बाद हमने सेकेंडरी देखना है। सेकेंडरी या स्टोरेज मेमोरी इनको कहते हैं, जो कि परमानेंट मेमोरी होती है। और इनका फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो डाटा है वो परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, कि अगर आप कंप्यूटर को ओपन कर दें तो उसके बावजूद जो है वो डाटा उसके अंदर जो है वो स्टोर जो है वो रहेगा। अच्छा, तो उसकी एक एग्जांपल ये होती है कि अगर आपके पास 2 GB रैम हो तो 250 GB सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क होगी। तो आजकल जैसे मेरा मतलब जो आजकल है उसमें हार्ड डिस्क जो है वो अगर 4 या 8 GB उसके रैम है तो उसमें आमतौर पर 1 TB या 2 TB की जो है वो आपको हार्ड डिस्क जो है वो मिलेगी। और इसमें जो है ना हमारे पास जो पहली कैटेगरी है, जो दो तरह की हम इसको डिवाइड करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस और ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। अब मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस वो होती है जो किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे, मीडियम पे डाटा को स्टोर करती हैं, और ऑप्टिकल वो होती हैं जो किसी ऑप्टिकल मीडियम पे करती हैं। तो मैग्नेटिक स्टोरेज जो है ना बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये मैग्नेटाइजेशन को यूज़ करते हैं टू स्टोर डाटा। और इसके जो सबसे कॉमन एग्जांपल है ना वो हार्ड डिस्क है। ये बेसिकली हार्ड डिस्क ड्राइव है, पूरा जो वर्ड है ना वो है हार्ड डिस्क ड्राइव, लेकिन हम उसको सिंपली हार्ड डिस्क कह देते हैं क्योंकि ये सिर्फ डिस्क नहीं है, दिस इज अ डिवाइस जिसमें कि मीडियम और वो पूरा मैकेनिज्म शामिल है जो कि उस मीडियम से डाटा को रीड करता है या राइट करता है। इसके अलावा कुछ पुरानी होती थी, ये शायद आप लोगों ने नहीं देखी हुई, फ्लॉपी डिस्क होती थी, जिप डिस्क होती थी या टेप ड्राइव होती थी। ये काफ़ी पुरानी बात है, जब हम लोग नए नए कंप्यूटर यूज़ करना शुरू हुए थे तो उस वक्त जो है ना ये चीज़ें जो है वो हम ये यूज़ करते थे। तो ये बेसिकली उसका एक तरीक़ेकार है। ये क्या होता है कि एल्युमिनियम की एक डिस्क होती है और इसके ऊपर जो है ना वो एक मैग्नेटिक मटेरियल आयरन ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ी होती है। तो टिपिकली ये जो पार्टिकल्स होते हैं आयरन पार्टिकल्स इस तरह से नॉन मैग्नेटाइज फॉर्म में होते हैं रैंडमली, कोई किसी का मुंह उधर होता है किसी का मुंह उधर होता है।
तो हम इनको, ये एक रीड राइट हेड होता है, ये बेसिकली एक मैग्नेट होता है, एक तरह मैग्नेट की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू ऑर्गेनाइज दिस पार्टिकल्स और डाटा को स्टोर करने के लिए। जैसे अगर आप देखिए तो ये बिट इस तरह से, अगर ये इनमें से एक नॉर्थ है एक साउथ पोल है, आई थिंक शायद ये ब्लॉक वाला, मुझे अब कंफर्म नहीं है कि ये ब्लैक वाला शायद नॉर्थ होता है और रेड वाला साउथ होता है। तो ये देखें कि अगर ये दोनों ऑपोजिट हैं, यानी कि यहाँ पे ये इस साइड पे अगर आप देखें ना तो ये रेड है ये ब्लैक है, तो दिस इज बिट जीरो। अगर दोनों दोनों मतलब रेड है दोनों साइड पे, ये दोनों साइड पे ब्लैक है, तो दिस इज बिट वन। तो इस तरह से जो है ना, हम इस तरह से बिट्स को जो है ना, हम इसके अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो दो हमारे पास पैटर्न आ गए। अगर सेम सिमिलर पोल एक दूसरे के सामने है तो वो बिट जीरो है, अगर ऑपोजिट पोल है तो बिट वन है, अगर सिमिलर पोल है, अगर ऑपोजिट पोल है तो वो बिट जीरो है। ठीक है, अम, तो उसमें कि मोस्ट कॉमनली यूज कैंडी स्टोरेज डिवाइस है, और सबसे पहली जो हार्ड डिस्क थी वो IBM रामा थी, और ये जो है ना ये 1956 में, हाँ, IBM ने बनाई थी, और इसकी कैपेसिटी थी सिर्फ 5 MB, और इसके अंदर जो है 24 इंच की 50 डिस्क थी इसके अंदर ना। और लेकिन आजकल जो है ना ये जो हार्ड डिस्क है ये बहुत कम्पैक्ट है, बहुत छोटे साइज में होती है, और इनकी कैपेसिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो रोल है वो क्या है कि ये स्टोरेज डिवाइस के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसका पर्पज़ ये होता है कि जिस तरह से अब अभी हमने थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि ये CPU है और इसको कोई डाटा चाहिए तो वो उसने रैम से लेना है। तो ये चूँकि प्राइमरी होती है, CPU से डायरेक्टली एक्सेस होती है, लेकिन रैम पे अगर कोई डाटा नहीं मिलता तो वो डाटा फिर हार्ड डिस्क पे स्टोर होगा, क्योंकि रैम की कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, 4 GB। उसके मुकाबले में जो है वो हमारे पास जो हार्ड डिस्क होती है वो तकरीबन 1000 GB की होती है, 1 TB की होती है। 1000 GB या 1 TB आप उसको जो है वो कह सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, उसमें आप बहुत ज़्यादा डाटा इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। रैम वैसे भी वोलेटाइल होती है, परमानेंट नहीं होती है, आपने पावर ऑफ की तो सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया। तो इस वजह से जो है ना वो हम इसको हार्ड डिस्क को जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है? इसके अंदर जो है ना हार्ड डिस्क के अंदर 5 कंपोनेंट्स होते हैं, इसके प्लेटर्स होते हैं जो बेसिकली मीडियम होता है जिसके ऊपर डाटा जो है वो स्टोर करते हैं, और आमतौर पे एक हार्ड डिस्क में 1 से लेकर 5 तक जो है वो फ्लैटर होते हैं, और कुछ बहुत हाई कैपेसिटी होती है जिसके अंदर 15 प्लेटर्स तक हो सकते हैं। ये एलुमिनियम के बनी हुई डिस्क होती है, उसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है, और इसकी दोनों साइड्स को यूज़ करते हैं, ऊपर वाली भी नीचे वाली साइड्स को भी यूज़ करते हैं। तो टिपिकली इनका साइज़ जो है वो 3.5 इंचज़ होता है, जो कि डेस्कटॉप में यूज़ होती है, लेकिन जो लैपटॉप में होती है वो 2.5 इंचज़ की होती है। फिर इसमें एक स्पिंडल होता है, ये बेसिकली एक रॉड सी होती है जिसके ऊपर ये जो है ना ये प्लेटर्स जो है वो उसके ऊपर अटैच करते हैं, और ये स्पिंडल एक मोटर के साथ अटैच होता है, और ये डिस्क को रोटेट करता है बड़ी स्पीड से। फिर इसमें एक रीड राइट हेड होता है, रीड राइट हेड बेसिकली एक मैग्नेट होता है जो कि डाटा रीड करने के लिए, राइट करने के लिए यूज़ होता है। तो हर सर्फस के लिए अलग से रीड राइट हेड होता है। तो अगर 5 डिस्क हैं तो उनके टोटल 10 उसके उनके उनके सरफेस हो गए, तो 10 रीड राइट हेड होंगे। और ये जो रीड राइट हेड होते हैं ये बैक एंड फोर्थ मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एक्चुएटर। ठीक है, और फिर एक हार्ड डिस्क कंट्रोलर होता है, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर करने को या वहाँ से रीड करने के लिए जो है इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये हार्ड डिस्क है, ये इसके ऊपर एक कवर होता है, वो कवर हटा के जब हटाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें नजर आएंगी। तो ये जो है ना ये वाली जो है ना ये हार्ड डिस्क है, इसको हम डिस्क कहते हैं। तो ये जैसे आपको बताया था कि एल्यूमिनियम की डिस्क है, ये प्लेटर्स हैं, ये 3 डिस्क हैं, 3 डिस्क हैं। तो इसका मतलब है कि टोटल इसके 6 सरफेसेज हैं। ये बिल्कुल जो टिप है ना ये नज़र भी नहीं आपको आ रहा होगा, दिस इज दी हेड, रीड राइट हेड जो है ना इसको हम कहते हैं। और ये जो है ना ये जो आपको ये इसको हम कहते हैं, ये जो है ना ये वाला इतना हिस्सा, इसको हम एक्चुएटर आर्म कहते हैं। तो ये जो हेड होता है ना बिल्कुल इसके एंड पे होता है, हेड खुद से तो मूव नहीं कर सकता, तो इसलिए क्या होता है कि ये एक्चुएटर की वजह से वो मूव करता है। ठीक है, और ये एक्चुएटर जो है ना ये पूरा ये जो पूरी असेंबली है ना, ये एक्चुअली इस हेड को बैक एंड, अब ये हेड सिर्फ जो है ना ये आगे पीछे नहीं मूव कर सकता, सिर्फ ये बैक एंड फोर्थ इस तरह से जो है वो मूव कर सकते हैं। और ये स्पिंडल है, ये इन डिस्क को रोटेट करता है बड़ी स्पीडीली। इसके आमतौर पे जो है ना वो
5000 RPM 7000 RPM जो है वो इसकी जो है वो स्पीड होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये हेड जो राइट लेफ्ट मूव कर सकता है, डिस्क जो है वो इस तरह से रोटेट कर सकती है, तो हम पूरी डिस्क को किसी भी जगह पे जो है उसको हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये इसकी पावर कनेक्टर पावर के लिए होता है, और यहाँ पे ये उसका डाटा ट्रांसफर के लिए केबल्स होती हैं यहाँ पे, जिसके जरिए कंप्यूटर में जो है वो डाटा ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो स्टोर हम कैसे करते हैं? हाँ, इसका जो सबसे पहले है ये इसको डाटा स्टोरेज इस पे कैसे होती है, हार्ड डिस्क पे कैसे स्टोर होता है, तो ये फाइल होती है, एक फाइल के फॉर्म में होता है। तो फाइल बेसिकली क्या होता है, इट्स नेम लोकेशन ऑफ बाइट्स। तो हम एक मतलब हमारे पास जो फिजिकली तो वो बाइट्स ही होती है ना, तो हम उसको एक फाइल जैसे ये एक आपके सामने एक ये पावर पॉइंट फाइल खुली हुई है, तो बेसिकली ये फाइल है, और इसमें जो कलेक्शन ऑफ बाइट्स है वो हमें पता है कि ये कलेक्शन ऑफ बाइट्स है, ये सारी एक दूसरे रिलेटेड है, तो हम उसको क्या कह देते हैं, हम उसको फाइल कह देते हैं। तो इससे पहले कि आप डाटा स्टोर करें, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट का मतलब ये है कि हार्ड डिस्क के सरफेस पे आपको लॉजिकल ट्रैक्स और सेक्टर्स जो है वो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ट्रैक्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिनका कि सेंटर जो है वो स्पिंडल पे होता है और फिर हर ट्रैक को फर्दर हम डिवाइड करते हैं इनटू सेक्टर में। तो जो सेक्टर के डिफरेंट साइजेस होते हैं, जैसे 256 किलोबाइट का हो सकता है, या 512 बाइट्स का हो सकता है, या 10 इससे अगली जो होगी ना वो 1024 किलोबाइट्स का जो है ना एक सेक्टर होगा। ठीक है, तो जिस तरह से आप ये देखें कि ये ट्रैक्स हैं, ये जो पूरा है ना ये ट्रैक है, और ये उसका एक सेक्टर। अच्छा, अब होता क्या है कि आपके पास एक फाइल है ना, तो अब जो एक्चुअली जो डाटा है ना वो होता है इन सेक्टर्स में स्टोर होता है। तो आप ये ज्यूम करें कि इस जो सेक्टर है ना इसका साइज है 512 बाइट्स, और आपकी जो फाइल है ना उसका साइज है 2024, यानी कि एग्जैक्टली इससे डबल है। तो अब ये सेक्टर साइज जो है वो कम है और फाइल का साइज ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, इस फाइल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक हिस्सा 512 बाइट का होगा, दूसरा हिस्सा भी 512 बाइट का होगा। ठीक है, किलोबाइट का होगा। तो इसका मतलब है कि इस एक फाइल को स्टोर करने के लिए हमें दो सेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, और ये हो सकता है कि ये दोनों दोनों ट्रैक्स सेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ साथ हो, या ये पॉसिबल है कि एक सेक्टर यहाँ पे हो और दूसरा सेक्टर किसी और ट्रैक में हो। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये पॉसिबल है, और ये इस तरह से जो है वो हो सकता है। ठीक है, अब ये हो गया कि जितनी बड़ी फाइल होगी ना उसके उतने ज़्यादा जो है ना हिस्से हो जाएंगे। तो हमारे पास जो है ना ये एक होता है मतलब ये सारा जो रिकॉर्ड है ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा होता है, जिसको हम बोलते हैं फाइल सिस्टम। तो ये सारे रिकॉर्ड जो है ना एक फाइल के कितने हिस्से हो गए और किस किस ट्रैक में और उसके उस ट्रैक के कौन से सेक्टर में स्टोर हो गए, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना ये फाइल सिस्टम मेंटेन करता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि जब आपने रिट्रीव करनी है ना, तो आप ना ये फाइल सिस्टम यानी कि हार्ड डिस्क को बताता है कि कौन कौन सी उस फाइल के जो हिस्से हैं वो किस किस ट्रैक में किस किस सेक्टर में, वहाँ से उसको इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके जो है वो फिर आपको जो है ना वापस कर देते हैं। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे हार्ड डिस्क पे डाटा स्टोर करना और रिट्रीव करना जो है ना काफ़ी स्लो होता है, ये काम काफ़ी स्लो होता है। ठीक है, तो अब इसमें स्टोरिंग का हम देखते हैं, स्टोरिंग कैसे करते हैं। जब CPU sends command to disk controller to a particular file, the file is then loaded from RAM to disk cache. If the file size greater than the sector size, the file is stored down into fragments. Max size of fragment is equal to sector size. ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल सिस्टम होता है जो कि रिकॉर्ड रखता है कि फाइल के कितने फ्रैगमेंट्स में कहाँ कहाँ पे स्टोर होते हैं, और फिर फाइल सिस्टम ही सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हार्ड डिस्क का जो रीड राइट कंट्रोलर होता है उसको देता है, और वो सारी जो है ना डिस्क कंट्रोलर जो होता है वो फिर जहाँ जहाँ पे फाइल सिस्टम लिखा होता है वहाँ वहाँ पे फाइल को जो है वो स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो बाकी हमने देख लिया था कि वो जिस तरह से वो अलाइन करने होते हैं हेडर इन सिर्फ, कि अगर सिमिलर पोल एक दूसरे के सामने होंगे तो 1 बिट, अगर ऑपोजिट होंगे तो 0 बिट को जो है वो जो है वो फिर 0 बिट को जो है वो स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जब रीड करने हैं ना वहाँ से डाटा को रीड करने हैं, अगर कोई फाइल चाहिए कि किसी को जो है ना रीड करनी है, तो इसी तरह से जो फाइल सिस्टम है ना उसको सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि इस फाइल के कौन कौन से किस किस ट्रैक में जो है स्टोर है।
तो वो फिर क्या करता है कि जब उसको वो कमांड देता है तो पूरे का पूरा ट्रैक जो है वो मेमोरी में लोड होता है, और फिर उसके बाद जो अननेसेसरी पार्ट्स होते हैं उनको डिलीट कर देते हैं, सिर्फ फाइल के जो हिस्से होते हैं ना उनको हम जो है वो हम उसको जो है वो स्टोर कर लेते हैं, उनको जो है हम रिट्रीव कर लेते हैं। अब इसमें जो है ना अगर तो इस तरह से है कि जो एक फाइल है और उसके डिफरेंट हिस्से हैं, 3 या 4 या 5 हिस्से हैं, और वो डिफरेंट ट्रैक्स में स्टोर है, तो उसको रीड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक फाइल को एक ही ट्रैक के अंदर जो है ना वो स्टोर कर लें, बजाय ये कि हम उस फाइल को जो है वो एक से ज़्यादा ट्रैक के अंदर जो है वो स्टोर करें। तो उससे क्या होता है कि जो डाटा एक्सेस स्पीड है ना, जो उसका जो टाइम है, जो डाटा ट्रांसफर टाइम है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस जो है वो दो तरह से हम देखते हैं कि एक उसका डाटा रेट कितना है और दूसरा जो है सीक टाइम कितना है। सीक टाइम हम कहते हैं कि उसको हम कहते हैं कि जब सीपीयू रिक्वेस्ट करता है और जब उसको फर्स्ट बाइट जो है ना सीपीयू को मिलती है, तो उस दरमियानी टाइम को हम कहते हैं सीक टाइम। ये मिली सेकंड में आमतौर पे इसको जो है वो मेजर करते हैं। डाटा रेट होता है कि नंबर ऑफ बाइट्स पर सेकंड जो कि ड्राइव कैन डिलीवर टू सीपीयू, और ये डिपेंड करता है आरपीएम पे कि उसके आरपीएम जो है वो कितने हैं। तो आमतौर पे जो ये टिपिकल जो हम लैपटॉप्स में डेस्कटॉप में यूज़ करते हैं इनकी होती है 7200 आरपीएम होती हैं, तकरीबन 70 मेगाबाइट्स पर सेकंड जो है ना वो ट्रांसफ़र कर सकता है। अच्छा, इसमें अब क्या होता है कि एक 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 फिनोमिनन होता है जिसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है कि जब आप हार्ड डिस्क को कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं ना, तो उसमें डाटा जो है ना वो डिफरेंट ट्रैक्स में या डिफरेंट सेक्टर्स में स्टोर होता है। तो वो एक फाइल के अंदर बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं, वो डिफरेंट ट्रैक्स में स्टोर होते हैं। तो जब आप उसको रिट्रीव करने लगते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना फिर वो लग जाता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हम उसको डीफ्रैगमेंट कर सकते हैं। डीफ्रैगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि वो जो हार्ड डिस्क के डिफरेंट फ्रैगमेंट्स, फाइल के डिफरेंट फ्रैगमेंट्स हैं, वो डिफरेंट ट्रैक्स में स्टोर हैं। तो हम उनको बजाय कि डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर करने के, हम उनको एक एक जगह पे हम एक ही ट्रैक के अंदर स्टोर कर देते हैं, अगर वहाँ पे स्पेस अवेलेबल है। तो उससे क्या होता है कि उससे जो एक्सेस टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये एक एनिमेशन है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको ना ये जो कलर्स में नज़र आ रहे हैं ना, सिमिलर कलर्स हैं। ये चल रही एनिमेशन, मैं इसको रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये क्या इसमें हो रहा है। तो आप देखिए कि डिफरेंट फाइल्स हैं। जो रेड कलर वाले हैं ना वो एक फाइल है, ग्रीन कलर वाले दूसरे, और वो जो येलो वाले हैं ना ये तीसरी फाइल है। तो आप शुरू में अगर आप देखें ना, तो ये जो है ना ये वाला एक्चुअली ये एक ट्रैक है, दिस इज़ वन ट्रैक। और ये जो है ट्रैक वन है, ये ट्रैक टू है, ये ट्रैक थ्री है। और ये जो है ना ये इसके सेक्टर्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, दिस इज़ द ट्रैक नंबर वन ऑफ सेक्टर नंबर वन, सॉरी सेक्टर नंबर वन ऑफ ट्रैक नंबर वन, दिस इज सेक्टर नंबर टू। और ये एक एक आप पहले अगर शुरू में आप देखें ना, तो इस ट्रैक में रेड वाली फाइल है और एक दूसरी फाइल है, यहाँ पे एक दूसरी फाइल है, शुरू में एक फाइल है। तो और इस रेड वाली फाइल के कुछ हिस्से जो है ना दूसरे ट्रैक में स्टोर है। तो जब आप इसको स्टोर करने लगेंगे या इसको एक्सेस करने लगेंगे ना, तो आपको दो ट्रैक्स जो है वो रीड करने पड़ेंगे। जिस तरह से ब्लू वाली फाइल दिखे ना, तो ब्लू वाली फाइल के जो उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो 3 ट्रैक्स में स्टोर है। तो अब उसमें अब इसका मतलब ये है कि आपको 3 ट्रैक्स जो है ना वो रीड करने पड़ेंगे, एक्सेस करने पड़ेंगे, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम इसको इस तरह से मैनेज करते हैं कि हम कोशिश ये करते हैं कि जो फाइल के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं ना उनको हम एक ही ट्रैक के अंदर स्टोर कर लें, ताकि हमें फिर एक ही ट्रैक रीड करना पड़े, बार बार मल्टीपल ट्रैक्स हमें रीड नहीं करना पड़े। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीफ्रेगमेंटेशन जो है वो कहते हैं। और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम में यूटिलिटी होती है। तो आप अगर चाहें तो इसको यूज़ करके अपनी फाइल्स को अपने उसको जो है ना वो डीफ्रेगमेंट उसको जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने जो देखने नेक्स्ट है वो हमने ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम देखने। तो ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम ये ऑप्टिकली स्टोर करते हैं, इसका मतलब है कि लाइट यूज़ होती है। तो लाइट का यूज़ इस तरह से होता है कि हमारे पास एक सरफेस होता है, एक मीडियम होता है, हम उसके ऊपर लाइट थ्रो करते हैं। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि यहाँ तो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है, यहाँ पर नहीं आती। तो अगर तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाए तो हम कहते हैं कि दिस इज़ वन बिट, और अगर रिफ्लेक्ट होकर वापस ना आए तो हम उसको कहते हैं 0 बिट।
तो जैसे कम्पैक्ट डिस्क है, सीडी है, अभी हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे उसका सरफेस जो है ना, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के देखें तो उसमें इस तरह से पिट्स और लैंड्स बनी होती हैं। ये पिट है और ये लैंड है। तो अब इसमें क्या होता है कि जब आप इसके ऊपर लेज़र बीम कराते हैं तो यहाँ पे कुछ हिस्से से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है, कुछ हिस्से से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती, और उसको हम इंटरप्रेट कर लेते हैं एज 1 एंड और 0। तो हमारे पास जो है ना, हमारे पास ऑप्टिकल स्टोरेज जो है ना, वो जो ये जो डिस्क होती है, ये 3 तरह की होती हैं। एक होती है रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, इस पे डाटा ऑलरेडी रिटर्न होता है, आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। एक होती है रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल का मतलब होता है कि ब्लैंक होती है, लेकिन आप उस पर डाटा सिर्फ एक दफ़ा राइट कर सकते हैं, बार बार उस पर राइट जो है वो नहीं कर सकते। तो उसको हम वॉम भी कहते हैं, राइट वंस रीड मैनी। और तीसरी हमारे पास होती है रीराइटेबल। रीराइटेबल वो होती है कि जिसपे आप डाटा राइट करें, फिर रेस करें, फिर दोबारा राइट कर लें। तो ये इस तरह से मैनी टाइम जो है ना, ये काम आप जो है वो कर सकते हैं। और इसके लिए जो है ना, वो हमें एक लेज़र बीम चाहिए होती है। और ये लेज़र बीम जो है ना, ये यूज़ होती है डाटा को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए, दोनों पर्पज़ के लिए लेज़र बीम जो है वो यूज़ होती है। और हमारे पास 2 तरह की डिवाइसेस होती हैं। एक होता है रीडर, ऑप्टिकल डिस्क रीडर, और एक होता है ऑप्टिकल डिस्क रीडर प्लस राइटर। रीडर सिर्फ डाटा रीड कर सकता है, लेकिन जो राइटर होगा वो रीड भी कर सकता होगा और राइट भी कर सकता होगा, तो दोनों काम जो है ना ये कर सकते हैं। तो अगर आप कभी इत्तेफाक हो आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर परचेज करने का, तो अब तो ये होता है कि मोस्टली जो आते हैं ना वो राइटर ही होते हैं। लेकिन हम लोग जब शुरू शुरू में डेस्कटॉप लेते थे तो वो पूछते थे कि तुमने रीडर लेना है या राइटर लेना है, दोनों लेना है। तो जो राइटर होता था वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता था, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता था कि आप उस पर हार्ड डिस्क पर जो कम्पैक्ट डिस्क है, सीडी पर डाटा जो है वो राइट भी कर सकते हैं। तो इसकी जो टाइप्स हैं ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम की, सबसे जो बेसिक है वो कम्पैक्ट डिस्क है। फिर उससे जो थोड़ी सी एडवांस है वो डीवीडी है। फिर ब्लू रे डिस्क है। और सबसे जो एडवांस है ना, दैट इज़ होलोग्राफिक डिस्क। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या है, ये जो कम्पैक्ट डिस्क है, सीडी जो है ना, बेसिकली ये जो ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम है ना, ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड आपने कभी देखे होंगे, तो ये उनसे इंस्पायर्ड है। तो होता ये था कि शुरू शुरू में म्यूज़िक स्टोर करने के लिए जो है वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड यूज़ होते थे। लेकिन उनका मसला ये था कि वो ना कुछ अरसे के बाद ना वो घिस जाते थे, और उनमें जो वॉइस क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं रहती। तो फिर ये सोनी और फिलिप्स ने मिलके जो है ना, ये तकरीबन राउंड अबाउट अर्ली 1980s की बात है। तो इन्होंने फिर एक नई तरह का मीडियम डेवलप किया था जिसको कि सीडी कहते हैं। तो सीडी का जो प्राइमरी पर्पस था वो म्यूज़िक स्टोर करना जो था वो था। बाद में इसी को सीडी को हमने जो डाटा स्टोर करने के लिए भी हमने यूज़ किया। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि म्यूज़िक के बाद जो है ना, अगली स्टेज फिर आई कि वीडियोस आ गई, मूवीज़ आ गई ना। तो लेकिन सीडी की जो आमतौर पे कैपेसिटी है ना, वो सिर्फ होती है 700 MB। तो इसमें आमतौर पे जो है ना, वो तकरीबन कोई 9-10 गाने स्टोर कर सकते हैं। या अगर मूवी होना तो तकरीबन एक एवरेज क्वालिटी की जो है ना, वो आधे पौने घंटे की 30-40 मिनट की जो है ना वो मूवी स्टोर हो सकती है। तो अगर एक 1.5 घंटे की मूवी है तो उसके लिए आपको जो है ना वो दो या तीन सीडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद ये था कि सीडीज़ की जो मूवी की क्वालिटी थी बहुत अच्छी हो गई थी, और उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गई थी। तो अब उसमें फिर मसला ये था कि वो सीडी बहुत ज़्यादा 5-5 6-6 सीडीज़ चाहिए होती थी। यानी कि आपने 15-20 मिनट की मूवी देखी, फिर सीडी चेंज करें, फिर 15-20 मिनट की मूवी देखें, फिर सीडी चेंज करें। उसका फिर निकाला कि एक ऐसा मीडियम हो जो जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो वो ऑप्टिकली, लेकिन कैपेसिटी ज़्यादा हो। तो उसके लिए फिर ये डीवीडी जो है ना, वो डीवीडी जो है ना, ये डिजिटल वीडियो डिस्क, ये वीडियोस को स्टोर करने के लिए जो है वो बनाई गई थी। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, एक तकरीबन जो है ना वो 7 GB तक जो है वो हो सकती है, कि ऑलमोस्ट आप समझ लें कि तकरीबन 10 टाइम जो है ना इससे तकरीबन 10-12 टाइम इससे सीडी से इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि डाटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब जिस तरह से कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं तो डाटा बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। उस डाटा को बैकअप करने के लिए ज़रूरत हुई कि हम उसको कहाँ पे बैकअप करें जो कि मीडियम, उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा हो और उसकी जो लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा हो। तो उस वक्त जो है ना ये ब्लू रे डिस्क बनाई गई। तो ये इनकी कैपेसिटी जो है ना, ये एक ब्लू रे डिस्क की कैपेसिटी जो है ना वो तकरीबन 25 GB जो है वो होती है। और ये इसलिए बनाई गई थी ताकि जो बहुत बल्क में डाटा ना हम उसको बैकअप कर सकें उसे। और अब एक इससे एडवांस आ रही है जिसको कि होलोग्राफिक डिस्क कहते हैं।
ये भी इंट्रोड्यूस तो नहीं हुई है, अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, लेकिन ये है कि अगर ये आ जाती है तो इसका साइज़ जो है ना अप टू 6 टेराबाइट्स तक जो है वो हो सकता है। तो ये आमतौर पे एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम में क्या होता है कि इसकी जो है ना ये एक सबसे ऊपर एक लेबल लेयर होती है, फिर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, फिर एक रिफ्लेक्टिव लेयर होती है, और ये डाटा लेयर होती है जहाँ पे डाटा एक्चुअली स्टोर होता है। और ये एक प्लास्टिक, मतलब ये क्लियर प्लास्टिक होता है। ये सिर्फ एक सिंपल थोड़ा सा ये इस तरह से होता है, थोड़ा स्टिफ होता है, इजीली ब्रेकेबल जो है वो नहीं होता। और जब आप इसको प्ले करना होता है, इसको रीड करना होता है, तो इस तरफ से जो लेज़र बीम है उसका वो इस तरफ से जो है वो होती है, यहाँ से इस तरफ से उसको जो है यहाँ से उसको प्रोजेक्ट करते हैं, और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो हम उस डाटा को जो है वो वहाँ से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ये कंपैरिजन है, इसको जो है वो आप देख लें, बिकॉज के मेन चीज़ इसमें जो है ना वो इसमें ये है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, साइज़ इन सबका सेम है, और इसमें स्पीड कितनी है, पिट लेंथ कितनी है, इसको हम देखते हैं। वेवलेंथ अब देखें, वेवलेंथ जो अब देखें अब कम होती जा रही है। और इंट्रोड्यूस कब हुई थी सीडी जो है वो 1982 में हुई थी, डीवीडी 95 में, और ब्लू रेड 2006 में। डेवलप किसने किया था? सीडी को सोनी और फिलिप्स ने मिलकर डेवलप किया था, और ये कंसोर्शियम था डीवीडी के लिए, 3-4 कंपनीज थी ये, सोनी, फिलिप्स, तोशिबा और पैनासोनिक। और ये अब ये जो ब्लू रे डिस्क है, ये ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन है उसने की थी। और होलोग्राफिक जो है एच एस डी फॉर्म में वो करती है। टिपिकल यूजेस क्या है? ऑडियो डाटा, ये वीडियो डाटा के लिए यूज़ होती है, ये डाटा और एच डी वीडियो के लिए यूज़ होती है, और जो होलोग्राफिक डिस्क विल बी यूज्ड फॉर डाटा एंड अल्ट्रा एच डी वीडियोज़। ठीक है, तो ये डिफरेंस है तीनों में बेसिकली। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे ये पिट का साइज़ कितना है। तो इसका तकरीबन 800 नैनोमीटर साइज़ है सीडी में। डीवीडी में देखिए साइज़ छोटा हो गया, जो कि 400 नैनोमीटर हो गया। डीवीडी में ये और छोटा हो गया 200, और ब्लू रे में 150 हो गया। अब जो अगली जो हेलोग्राफिक आएगी, होलोग्राफिक आएगी, उसमें ये साइज़ और इससे भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका इससे होगा ये कि फ़ायदा इससे ये साइज़ चेंज करने से क्या होगा, पिट साइज़ चेंज करने से क्या होगा कि हमें जो है ना वो ये जो लेज़र बीम है इसकी वेवलेंथ कम होती जाएगी। ये देखिए 780 नैनोमीटर की है, एक 650 नैनोमीटर की है, 405 नैनोमीटर की है। तो इस तरह से इसका जो इसकी जो वो है ना जो इसकी वेवलेंथ है वो कम होती जाएगी। ये आहिस्ता आहिस्ता जो नहीं हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर रही है। इसका फ़ायदा ये है कि हार्ड डिस्क में मूविंग पार्ट होता है, और वो मूविंग पार्ट की वजह से क्या होता है कि उसमें जो है ना वो उसमें डाटा जो स्पीड है वो बहुत स्लो होती है। ये यार बस ये अजान हो रही है, तो इसको जो है ना हम जरा देख लें, अजान को लेने फिर हम हाँ ओके। तो फायदा ये है कि जो हार्ड डिस्क है ना वो बेसिकली इस वजह से स्लो है कि उसमें रोटेटिंग पार्ट है, और उसकी जो है ना उसकी लाइफ भी कम होती है। अगर आपने फॉर एग्जांपल के लैपटॉप है और उसको आप कैरी कर सकते हैं, तो आमतौर पे ये रिकमेंड ये किया जाता है कि जब आप लैपटॉप के साथ मूव करें ना, तो आप कहीं जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो लैपटॉप को बंद करके फिर रखें, उसको चलता हुआ ना रखें। उसकी वजह ये होती है कि अगर किसी वजह से कुछ झटका लगता है ना, तो उससे फिर हार्ड डिस्क जो है ना वो मसला कर सकती है। तो ये सॉलिड स्टेट जो ड्राइवर है, इसमें इसमें जो है ना कोई मूविंग कंपोनेंट नहीं है, तो इस वजह से जो है ना इसमें इस तरह का कोई इशू जो है वो नहीं है। तो इस वजह से ये मोर रेजिस्टेंस टू फिजिकल शॉक है, इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं है। और ये इसमें चूंकि मूविंग पार्ट नहीं है, तो ये चलते हुए कोई इसमें कोई शोर शराबा भी जो है वो नहीं होगा। और इसका एक्सेस टाइम भी लो है, लेटेंसी भी लो है, और लेकिन ये जो है ना ये हार्ड डिस्क से थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। ठीक है। और इसके अलावा हाइब्रिड ड्राइव्स आती हैं जिसमें हार्ड डिस्क होती है, लेकिन उसमें एसएसडी कैश होती है, जो कि डाटा स्पीड अप करने के लिए यूज होती है। तो ये एक एसएसडी है, दिस इज अ साटा जो बेसिकली कनेक्टर होता है, और 2.5 इंच देखें सॉलिड स्टेट ड्राइव है। और ये मेरा जो लैपटॉप है इसमें भी एसएसडी लगी हुई है। उसकी एसएसडी की वजह से ये है कि इसका जो बूटअप जो टाइम है ना वो बहुत कम है। हार्ड डिस्क हो तो हार्ड डिस्क में टाइम थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा लगता है। ठीक है, ये कंपैरिजन कर सकते हैं। और उसमें ये है कि जैसे आप देखेंगे स्टार्टअप टाइम है,
व्हेन टाइम टू रेडी फॉर यूज़, एसएसडी का ऑलमोस्ट ज़ीरो है, और एच एच जो हार्ड डिस्क है इसका थोड़ा सा होता है, उसके वो डिपेंड करता है आरपीएम पे। रैंडम एक्सेस टाइम कितना है, अंडर 0.1 सेकेंड, और जो हार्ड डिस्क का है तकरीबन 2.9 से 12 मिली सेकेंड होते हैं। रीड लेटेंसी कितनी है, और रीड लेटेंसी क्या होती है, टाइम टू रीड स्पेसिफाइड लोकेशन आफ्टर सेविंग कमांड, और ये काफ़ी लो होता है। और एच में काफ़ी हाई होता है, मिली सेकेंड्स में होता है। मिली सेकेंड जो टाइम है ना, ये भी कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। और डाटा ट्रांसफर रेट कितना है, तो हार्ड डिस्क में 140 MB तक होता है, और एसएसडी में 100 MB से लेकर 600 MB पर सेकंड तक है। और रीड परफॉर्मेंस क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि परफॉर्मेंस ओवर टाइम तो एसएसडी में डिग्रेड होती है, लेकिन एसडी में क्या होता है कि इसमें फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन हार्ड डिस्क में होती है और एसएसडी में तकरीबन नहीं होती। नॉइज़ है तो एसएसडी में नहीं है, लेकिन हार्ड डिस्क में जो है वो नॉइज़ होता है क्योंकि उसके अंदर मूविंग पार्ट होते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, हार्ड डिस्क पे होता है, एसएसडी पे नहीं होता है। सस्पेबिलिटी टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, फैक्टर्स लाइक शॉक और वाइब्रेशन एसएसडी में नहीं है लेकिन हार्ड डिस्क में है। इंस्टॉलेशन एंड माउंटिंग, इसकी कोई स्पेसिफिक होती है, एसएसडी में नहीं है लेकिन हार्ड डिस्क में आपको ज़रा केयर करनी पड़ती है। मैग्नेटिक फील्ड के कोई इफेक्ट होता है। ओके सॉरी, मेरी ना लाइट चली गई है, मैंने बस वो टाइमली ऑन कर लिया। तो ये है। और वेट एंड साइज की बात करें तो ये काफ़ी एसएसडी जो काफ़ी लाइट वेट है, मैग्नेटिक फैक्ट नहीं है एसएसडी पे, एचडीडी पे होता है। अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारे तो इसमें सारा डाटा जो है वो रेज हो जाएगा। तो ये रिलायबिलिटी है इतनी जो है वो रिलायबल, और कॉस्ट पर कैपेसिटी जो है वो जो एसएसडी उसमें ज़्यादा है, एचडी में इतनी ज़्यादा नहीं है। पावर कंजप्शन है जो है ना वो एसएसडी में कम है, और हार्ड डिस्क में जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो दिस इज दिस एंड्स, ये हमारी मेमोरी डिवाइसेस ख़त्म हो गई हैं। अगर कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन?